नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। लगभग 40 साल पहले की बात है, जब राधिका और रामचरण का विवाह हुआ था। रामचरण के 3 संतानें थी, 2 बेटियां और 1 बेटा। उसके बड़े भाई शिवचरण के 4 बच्चे थे और वे पति पत्नी की देखभाल भी रामचरण और राधिका के जिम्मे ही थी। शिवचरण का शराब पीने का स्वभाव था, जिसके कारण उसका सारा कामकाज ठप हो चुका था। ऐसे में उसके बच्चों की जिम्मेदारी भी राधिका और रामचरण को निभानी पड़ रही थी। रामचरण की एक छोटी सी दुकान थी, जिससे मुश्किल से खाने और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटते थे। राधिका का मायका बहुत धनी था। उसके भाइयों ने अपनी 25वीं सालगिरह के अवसर पर राधिका की स्थिति को समझते हुए उसे 5 लाख रुपए देने का निर्णय लिया। जब यह टेलीग्राम आया तो राधिका की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामचरण अपनी छोटी सी दुकान में व्यस्त रहता था और उसकी जेठानी सुधा, जो बड़ी चालाक औरत थी, अपने पति शिवचरण के नकारापन का पूरा फायदा उठाकर राधिका पर धौंस जमाती थी। राधिका सरल और सीधी सादी औरत थी, जिसका सुधा पूरी तरह से फायदा उठा रही थी। रामचरण और शिवचरण दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रामचरण हमेशा चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और अपना भविष्य संवारें। लेकिन समस्या यह थी कि शिवचरण के बच्चों की जिम्मेदारी भी उस पर थी, जिससे 11 जनों का पेट पालना उसके लिए बेहद मुश्किल हो रहा था। इस तनाव के चलते रामचरण भी धीरे धीरे शराब की लत में पड़ गया। रामचरण और शिवचरण का एक चचेरा भाई राकेश था, जो पड़ोस में रहता था और थोड़ा पढ़ा लिखा था, लेकिन बहुत ही चालाक था। रामचरण और शिवचरण जब भी किसी सलाह या कानूनी समस्या में उलझते थे तो राकेश से मदद मांगते थे। राधिका के भाइयों ने जो पैसे भेजे थे, उन पर सभी की नजरें थी और सब अपने अपने तरीके से उन पैसों को हथियाना चाहते थे। राधिका के भाइयों ने उसे यह शर्त रखी थी कि जब वह अपने लिए एक अलग घर तलाश लेगी, तभी वे उसे पैसे देंगे। रामचरण ने राकेश को बुलाकर विचार विमर्श करने को कहा। राकेश, जो अपनी चाल में माहिर था, ने रामचरण को बताया कि पहले पैसे हाथ में आ जाए, तभी मकान लेने की सोचे। राधिका ने अपने भाइयों से पैसे की बात की और उन्हें समझाया कि उन पर भरोसा है या नहीं। भाइयों ने बहन पर भरोसा दिखाते हुए चेक के माध्यम से पैसे देने का फैसला किया। राधिका का कोई बैंक खाता नहीं था, तो राकेश ने उसके नाम पर खाता खुलवाया और उसमें 65 रुपए जमा कर दिए। ये सुनकर राधिका बहुत खुश हुई, लेकिन सुधा की ईर्ष्या बढ़ गई। राकेश की चालाकी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने सुझाव दिया कि 5 लाख रुपए में कोई घर मिलने से रहा, क्यों न एक प्लॉट खरीद ले और बाद में उसे महंगे में बेच दे। इससे फायदा होगा और कुछ पैसे बच भी जाएंगे, जिससे आप एक अच्छा सा घर भी खरीद सकते हैं और प्लॉट भी आपके पास रहेगा। राधिका, रामचरण और उसके परिवार को सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन राकेश की चालों का मकसद कुछ और ही था। राधा ने कहा, भैया, मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बताती हूँ। जब रात को रामचरण घर लौटा तो राधिका ने उसे सारी बात बताई। रामचरण ने कहा, राधा, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मैं क्या सलाह दूं? मैंने न तो कभी जमीन खरीदी है, न ही बेची है। सच कहूं तो मैं इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता। ये पैसे तुम्हारे भाई ने दिए हैं, तो तुम उनसे ही सलाह ले लो। राधिका ने सोचा, अगर मैं भाई से पूछूंगी तो पता नहीं वे क्या क्या कहेंगे। क्यों ना अपनी सहेली वृंदा से पूछ लूं, जो पड़ोस में रहती है। जब राधिका ने वृंदा से बात की तो उसने कहा, देख राधिका, इसमें कोई बुराई नहीं है। राजेश पर भरोसा करो, वो अपना है। अगले ही दिन राजेश आ गया और उसने कहा, भाभी, प्लॉट खरीद लो। देखो, एक प्लॉट 80,000 रुपए का आ रहा है। 4 प्लॉट खरीद लेते हैं, जल्दी ही कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर डबल में बेच देंगे। इधर तुम्हारे बैंक में पड़े 1,80,000 रुपए पर ब्याज भी मिलता रहेगा। सोचो, 5 लाख के 10 लाख बन जाएंगे। फिर तुम आलीशान घर और गाड़ी भी खरीद सकती हो। राधिका बहुत खुश हो रही थी और कहने लगी, भैया देखो ना, मैं सच कहती हूँ, पैसा ही पैसे को खींचता है। हमने तो अपनी पूरी उम्र ऐसे ही गुजार दी। बेचारे बच्चे अच्छे खाने और पहनने को तरसते रहे। जिम्मेदारियों ने कभी सिर उठाने ही नहीं दिया। राधिका के चेहरे पर संतोष झलक रहा था।
जबकि राजेश एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। जिसे खुद पर विश्वास होता है वह दुनिया को भी अच्छे नजरिए से देखता है और उसी की तरह दूसरों को भी सही मानता है। राधिका और रामचरण की बड़ी बेटी ईशा अभी किशोरावस्था में थी। उसे बैंक के बारे में कुछ खास पता नहीं था, पर वह समझने की कोशिश कर रही थी। 4 दिन बीते थे जब शाम के समय राजेश फिर से आया। उस समय रामचरण भी घर पर था। राजेश ने खुश होकर कहा, भैया बताया नहीं आपको, भाभी ने शास्त्री नगर में 4 प्लॉट्स इकट्ठे खरीद लिए हैं। रामचरण कहना चाह रहा था कि एक बार देख लेते हैं, लेकिन तभी राधिका बोली, भैया आप बस ले लो जल्दी से, मेरे भाई भी चाहते हैं कि मैं जल्दी से घर खरीद लूं। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, भाभी आप जल्दी मत करो, सब हो जाएगा, बस मुझ पर विश्वास है ना, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और हाँ, ये चेक है, इसमें साइन कर दो। राधिका ने देखा कि चेक खाली था तो उसने पूछा, भैया इसमें कुछ भरा नहीं है? राजेश ने थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए कहा, बस इतना ही भरोसा है अपने देवर पर। राधिका थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन उसे कुछ बुरा होने का आभास हो रहा था। फिर भी उसने साइन कर दिए और चेकबुक राजेश को दे दी। राजेश बोला, नहीं भाभी, एक नहीं 4-5 साइन कर दो। अगर एक लाइन मैच नहीं की तो दूसरी काम आ जाएगी, नहीं तो बैंक के कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके बाद कई दिन बीत गए और राजेश राधिका को दिखाई नहीं दिया। जब राधिका ने उसकी पत्नी बीना से पूछा तो उसने बताया कि राजेश आजकल बहुत व्यस्त हो गया है, घर भी देर से आता है और सुबह जल्दी चला जाता है। राधिका ने रामचरण को कई बार बताया, लेकिन वह भी ठीक से जवाब नहीं दे रहा था। रामचरण को बस अपनी दुकान से ही मतलब था। राधिका के मन में चेक साइन करते समय ही शक हो गया था, लेकिन चेक साइन करवाने के बाद राजेश अचानक गायब हो गया था। राजेश का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और उसने थोड़े समय में अच्छा पैसा कमा लिया था, पर कहते हैं ना, जितना पैसा होता है लालच उतना ही बढ़ता जाता है। एक दिन राधिका ने ठान लिया कि अब बात करनी ही पड़ेगी। वह सुबह जल्दी उठी और राजेश को पकड़ने के लिए उसके घर के पास चली गई। जब राजेश ने राधिका को देखा तो थोड़ा झेंप गया और बोला, भाभी जान लगा दी मैंने आपके काम के लिए, इतनी भाग दौड़ कर रहा हूं कि समय का पता ही नहीं चलता। वकील इतने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि समय मिल ही नहीं रहा है। कल या परसों आता हूं सारे कागजात लेकर। राधिका कुछ बोल ही नहीं पाई और रामचरण को उसने जरूर बताया कि राजेश ने आना बंद कर दिया है, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। 5 दिन बाद राजेश फिर आया और बोला, भाभी आपका काम हो रहा है, बस आपको कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होंगे। उसने कागजों का एक पुलिंदा हाथ में पकड़ा हुआ था और टेबल पर कुछ भी नहीं रखा था, लेकिन इस बार राधिका सतर्क थी। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी के दस्तावेज थे। राधिका ने हैरानी से पूछा, देवर जी ये कागज क्यों तैयार करवाए हैं? राजेश तुरंत बोला, भाभी ये आपकी सहूलियत के लिए है, नहीं तो आपको रोज दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राधिका ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसने बहुत कुछ सुना हुआ था। उसे शक तो हो रहा था, मगर खुलकर इजहार नहीं कर सकती थी। आखिरकार रिश्तेदार था, भगवान का नाम लेकर उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। राजेश की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने राधिका से मीठी मीठी बातें की और भविष्य के सुनहरे सपने दिखाकर चला गया, ये कहता हुआ कि भाभी काम जल्दी हो जाएगा। राधिका रोज भगवान से प्रार्थना करती रहती और देखते ही देखते 10 दिन बीत गए। राजेश का कुछ अता पता नहीं था। एक दिन राधिका ने अपनी जेठानी सुधा से कहा, दीदी आज मैं चाहे कुछ भी हो जाए राजेश भैया के घर जाऊंगी। शाम होते ही उसने खाना तैयार कर दिया और बच्चों से कहा, देखो मैं राजेश के घर जा रही हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी, तुम लोग बचे हुए काम निपटा लेना। राधिका जब बीना के घर पहुंची तो बीना ने दरवाजा खोला। बीना जो राजेश की पत्नी थी, राधिका को देखकर थोड़ा अचंभित हुई, लेकिन फिर प्रणाम करके उसे ड्राइंग रूम में बैठाया। राधिका का आना बीना को थोड़ा असहज लग रहा था। उसके बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। बीना ने चाय बनाकर नमकीन के साथ टेबल पर रख दी। राधिका चाय की चुस्कियों के साथ इधर उधर की बातें करती रही, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। जैसे ही राजेश घर के अंदर आया और उसने राधिका को देखा, वह चौंक गया। हाथ मुंह धोकर वह राधिका के सामने आकर बैठ गया। राधिका ने बिना किसी भूमिका के सीधे पूछा, भैया
क्या विचार है? कहाँ है वो प्लॉट? कितने में मिले हैं? क्यों कुछ नहीं बता रहे आप? आप जानते हैं, वैसे भाई ने पैसे दिए हैं, मेरा और उनके नाम का सवाल है। जो भी करना है जल्दी करो राजेश भैया, मुझे आप पर भरोसा है, मेरा नाम खराब मत करना। राजेश तुरंत ही पलट गया और बोला, भाभी, इन कामों में देर लगती है और आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं रहा। बेशक आप ये काम किसी और को दे दो, आज मैं सारे पेपर लाकर दे देता हूँ। राधिका को उसका रवैया बहुत बुरा लगा, लेकिन वह मजबूर थी। किस पर भरोसा करती? वह चुपचाप घर आ गई और आकर खूब रोई। उसे यह चिंता खाई जा रही थी कि मकान मिले या न मिले, लेकिन मायके में उसका नाम खराब न हो। भाइयों और भाभियों के सामने उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने रामचरण को भी कुछ नहीं बताया और बिना खाना खाए सो गई। राधिका की चिंता बढ़ती जा रही थी और आजकल उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसने अपने कम पढ़े लिखे होने का भी बहुत दुख महसूस किया। हालात हमेशा उसके खिलाफ ही रहे थे। उसकी जेठानी सुधा, जो खुद को बड़ी समझती थी, मन ही मन खुश थी। सुधा का बड़ा बेटा कॉलेज में आ गया था और वह सोच रही थी कि 2 साल और राधिका यहाँ ना जाए, फिर चाहे कुछ भी हो वह खुद ही अलग हो जाएगी। सुबह जब राधिका उठी तो उसका सिर बहुत भारी हो रहा था। उसकी तबीयत खराब हो गई थी। रामचरण तो दुकान पर चला गया था, इसलिए राधिका की बड़ी बेटी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर चेक किया तो पाया कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था। दवाई लेकर वे घर लौट आईं। कई दिन बीत गए, राधिका बीमार ही रही और राजेश का कोई अता पता नहीं था। राधिका की छोटी बेटी श्री और बेटा सोया माँ की हालत देखकर परेशान और चिंतित थे। बड़ी बेटी ईशा जैसे तैसे खाना बना देती थी। सुधा ऊपर से ऊपर सहानुभूति दिखाती, लेकिन कभी पूछती नहीं थी कि वह मदद के लिए किसी को भेजे। हालांकि दोनों घर रामचरण ही चला रहा था, फिर भी सुधा ने राधिका की कोई मदद नहीं की। अंदर ही अंदर राधिका को राजेश के बर्ताव और पैसे को लेकर बहुत चिंता सता रही थी। जब रामचरण घर आया तो राधिका ने रोते हुए कहा, देखिए जी, कृपया करके राजेश से मिलिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। रामचरण ने राधिका का ढांढस बंधाया और वादा किया कि वह राजेश के घर जाएगा। अगले दिन रामचरण राजेश के घर गया। घंटी की आवाज सुनकर बीना ने गेट खोला। रामचरण को देखकर वह सहम गई और एक तरफ खड़ी हो गई। जब रामचरण घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि राजेश के बच्चे टीवी में मग्न थे। राजेश के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, मानो कुछ बड़ा मसला हो। पहले जब पैसे नहीं मिले थे तब उसका मुंह बंद नहीं होता था। अब उसने ठंडी आवाज में कहा, भैया, प्लॉट के लिए थोड़ा समय देना होगा, अभी कुछ नहीं मिलेगा। आप और भाभी क्यों मुझे चोर बनाने पर तुले हैं? आपको मेरी नीयत पर शक क्यों हो रहा है? रामचरण अपमानित महसूस करने लगा और बोला, भैया देख लो, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें तो बस आप पर भरोसा था। वह चुपचाप वापस घर आ गया। राधिका और रामचरण चिंतित थे। राधिका की तो नींद भी उड़ चुकी थी। राजेश के बर्ताव और पैसे की चिंता ने उसे खा लिया था। अगले दिन रामचरण ने अपनी परेशानी एक दोस्त से साझा की, जिसने बताया कि एक अच्छा प्लॉट हाथ में है और कीमत भी मुनासिब है। रात को घर आकर जब रामचरण ने राधिका को सारी बात बताई तो दोनों ने तय किया कि कल प्लॉट देखने जाएंगे। बैंक में जो रकम जमा है उससे खरीद लेंगे। राजेश जब पैसे देगा तब मकान बनवा लेंगे। प्लॉट सही मायनों में एक अच्छी जगह पर था और दोनों को पसंद आ गया। रात को घर लौटकर रामचरण ने कहा कि राजेश से पासबुक और चेकबुक दोनों ले आए। अगले दिन राधिका ने ईसा की मदद से चेक भरा और बैंक चली गई। चेक 60,000 रुपए का था। राधिका काउंटर पर इंतजार करती रही। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब उसकी बारी आई तो काउंटर पर बैठे आदमी ने राधिका को देखा और बोला, क्या ये आपका अकाउंट है? राधिका ने सिर हिला दिया। वही आदमी बोला, मैडम, आपके अकाउंट में सिर्फ 65 रुपए हैं। आप 60,000 रुपए का चेक लाई हैं। राधिका ये सुनकर वहीं गिरते गिरते बची। किसी तरह वह ऑटो करके घर पहुंची। ईसा ने दरवाजा खोला, माँ को बिठाया और पानी लाकर दिया। ईसा ने डरते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? राधिका ने कुछ नहीं कहा, बस रोने लगी। ईसा ने जल्दी से सुधा को बुलाया और कहा, ताई जल्दी चलो, माँ को कुछ हो गया है। सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि राधिका कहाँ गई थी। उसने पूछा, किसी ने छीन ली है क्या पैसे?
ये सुनकर राधिका और जोर से रोने लगी और बोली, पैसे होते तो कोई छीनता, जब खाते में बस 65 रुपए ही है तो क्या छीनेंगे। राजेश ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ईसा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसने माँ से पूछा, माँ सच सच बताओ, हुआ क्या है। राधिका ने रोते रोते कहा, राजेश ने लूट लिया, सारे पैसे ले गया, मेरे खाते में सिर्फ 65 रुपए बचे हैं। 5 लाख रुपए ले गया। अब मैं भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी, मैं तो बर्बाद हो गई। सुधा ने राधिका को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन वह खुश थी। उसने सोचा, अच्छा हुआ जो राधिका अब नहीं जाएगी। राधिका रोते रोते वहीं सो गई। ईसा अपने पापा का इंतजार करने लगी। उसने भाइयों को खाना खिलाया और सुला दिया। शाम को जब रामचरण घर आए तो राधिका ने रोते हुए सारी बात बताई। रामचरण इतना सीधा था कि कुछ कहने लायक नहीं था। उसे लगा कि अब सारा दोष उसी पर आएगा। ससुराल वाले यही कहेंगे कि मैंने ही 5 लाख रुपए गलत आदमी को दे दिए। 5 लाख की रकम उस जमाने में आज के 50 लाख के बराबर थी। राजेश ने इतनी बड़ी रकम खाकर भी मासूमियत से बर्ताव किया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। राधिका और रामचरण की स्थिति अब एकदम असहाय हो गई थी। रात को संदेश भिजवाया गया कि मामला गंभीर हो चुका है। राजेश को दोनों से गुस्सा तो था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का हल कैसे निकाले। शाम को जब सबने राजेश को बुलाया तो वह गायब था, लेकिन सुबह जब वह आया तो उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रामचरण से बात करते हुए वह बोला, भैया सवेरे क्यों बुला लिया, क्या मसला है। रामचरण ने अपनी नाराजगी दबाते हुए खुद को संयमित रखा और बोला, राजेश कल राधा बैंक गई थी, वहां उसका अकाउंट पूरी तरह खाली निकला। ये कैसे मुमकिन है, तुमने 3,20,000 रुपए निकलवाए थे, वो भी राधा से पूछकर चेक साइन करके, बाकी के पैसे कहाँ गए, अकाउंट खाली कैसे हो गया। रामचरण की बात सुनकर राजेश का चेहरा एकदम सपाट और भावशून्य हो गया। बेफिक्र अंदाज में वह बोला, मुझे जरूरत थी तो निकलवा लिए, मैं जल्द ही पैसे वापस बैंक में जमा कर दूंगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही रामचरण का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। वह चिल्लाकर बोला, तूने ये करने से पहले एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। राजेश ने बेपरवाही से जवाब दिया, अरे भैया आप तो बात का बतंगड़ बना रहे हो, कह दिया ना मैं चुका दूंगा। राधा गुस्से में कांप रही थी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे और वह आंसुओं से भरी आंखों से राजेश को देख रही थी। राजेश ने फिर कहा, मुझे सख्त जरूरत थी भैया, तो मैंने सोचा घर का पैसा है लगा दूं बिजनेस में, अभी कोई ठिकाना नहीं है, घर का घर मिल जाए तो बात करना, अगर ना दूं तो मेरा नाम बदल देना। रामचरण ने कड़वाहट भरी आवाज में कहा, राजेश ये पैसे घर के नहीं थे, राधा के भाई ने घर लेने के लिए दिए थे, अगर घर नहीं लिया तो हमारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। राजेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, भैया आप लोगों को घर मिल जाए तो मैं पैसे दे दूंगा, अब भी मुझे जाना है। रामचरण ने कहा, राजेश हमने एक प्लॉट देखा है 60,000 में, अभी वो पैसे दे दो और बाकी बैंक में जमा करा दो, और जो प्लॉट तुमने खरीदा है उसे बेचकर 3,20,000 वापस करो, मुझे कोई झगड़ा नहीं चाहिए। राजेश ने खींचते हुए कहा, अरे झगड़ा आप कर रहे हो, क्या छोटे भाई का इतना भी हक नहीं है, आप तो पूरा परिवार संभाल कर बैठे हो और मैंने थोड़े से पैसे क्या ले लिए, आप गुस्सा कर रहे हो। राजेश की बातों में जरा भी पछतावा नहीं था। उसने कहा, राधा भाभी सब लौटा दूंगा, दिल बड़ा करिए, और मुस्कुराकर जाने लगा। राधा को उसकी शक्ल देखना भी अब नागवार लगने लगा था। रामचरण ने सोचा, अब क्या करें, कैसे इस आदमी से पैसे निकलवाएं, केस भी नहीं कर सकते और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है, अंदाजा भी नहीं था कि ये हमारे साथ ऐसा धोखा करेगा। पैसों की भूख इंसान को जानवर बना देती है। अब राजेश ने उनके साथ धोखा कर दिया था। राधा के हौसले पस्त हो चुके थे। उसके मायके के भाइयों का गुस्सा और भाभियों के ताने उसे अंदर से तोड़ रहे थे। उसके सपने चूर चूर हो रहे थे। वह खुद को जमीन में धंसता महसूस कर रही थी। अगले दिन राजेश ने 1,000 रुपए भेजे और कहा, अभी तो इतना ही दे सकता हूँ। राधा ने सोचा, क्या राजेश ऐसे ही 10-20 हजार करके देगा, इससे तो थोड़ी उम्मीद भी बेमानी है। उसने सोचा, क्या एडवांस रोक ले। थोड़ी उम्मीद उसने बांधी और अगले दिन प्रॉपर्टी ब्रोकर से मिली।
उसने प्लॉट के एडवांस देने की बात कही। सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन ब्रोकर ने कहा बचे हुए 40,000 1 महीने में देने होंगे, नहीं तो एडवांस रद्द हो जाएगा। राधा ने 1 महीने का वक्त मांगा और राजेश से कहा बस पैसे दे दे ताकि हम अपना छोटा सा घर बना सके। राजेश ने दिलासा दिया कि वह जल्द पैसे दे देगा। 1 महीना बीत गया, लेकिन राजेश का कोई अता पता नहीं था। राधा ने फिर फोन किया और उसने वही जवाब दिया, मैंने तो पहले ही कहा था, शायद कल आ जाऊं। राधिका के दिल में बेचैनी और चिंता का घना बादल छाया हुआ था। जब भाई का फोन आया तो उसका दिल घबराने लगा। भाई ने सीधे सवाल किया, राधिका, घर का क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि तुम लोग घर नहीं खरीदने वाले, बस पैसे हड़पने का इरादा है। राधिका ने जवाब दिया, नहीं भैया, ऐसा मत कहो, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही अच्छा घर मिलेगा खरीद लेंगे। लेकिन धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। भाई ने तल्खी से कहा, देखता हूं अब और कितना वक्त लगाते हो, और फोन रख दिया। राधिका का दिल मानो किसी पत्थर की तरह भारी हो गया। जब रामचरण घर आया तो उसने सारी बातें सुनी और उसके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें गहरी हो गई। राधिका मशीन की तरह अपने कामों में लगी रहती, लेकिन अंदर से वह टूट चुकी थी। हंसना बोलना बच्चों के साथ भी बंद हो चुका था। बच्चे भी सहमे सहमे रहते थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि घर में यह खामोशी क्यों पसरी हुई है। रामचरण भी राजेश के व्यवहार से अंदर से खिन्न था, पर वह खुद पर कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहता था। राधिका ने अपने बच्चों को स्कूल भेजा, रामचरण को दुकान भेजा और रोज के सारे काम निपटा कर राजेश के घर चली गई। उसने तय कर लिया था कि आज वह बिना से सब कुछ साफ साफ कह देगी। वह दरवाजे पर पहुंची, दरवाजा खोला और एक तरफ खड़ी हो गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि घर में नया सोफा और शानदार टीवी लगा है। पूरा घर चमचमा रहा था और उस चमक से राधिका को अपने लगाए हुए पैसों की गंध आ रही थी। बीना ने पानी लाकर रखा और बोली, चाय चढ़ाकर आती हूँ। राधिका ने बीना का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया और कहा, बीना, मुझे तुमसे बात करनी है। बीना बोली, हाँ भाभी बोलो। राधिका ने कहा, बीना, तुम हमारी हालत जानती हो। राजेश जो कर रहा है वह हमारे लिए ठीक नहीं है। उसने मेरे भाई के दिए हुए 5 लाख रुपए का कबाड़ा कर दिया है। मेरे बच्चों का भविष्य और मायके से मेरा रिश्ता सब बर्बाद कर दिया है। मैं कहाँ जाऊं? बीना थोड़ी सकपकाई और संभल कर बोली, भाभी, अगर आपको राजेश से कोई परेशानी है तो आप राजेश से बात करो, मुझे चैन से जीने दो। राधिका को गुस्सा आया और उसने कहा, बीना, तुम्हें सब पता है, ये घर में जो नया सामान और चमक है वो सब मेरे पैसों से है। बीना ने अपने रंग बदलते हुए कहा, भाभी, आपको मेरा नया फर्नीचर खटक रहा है और मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। आपने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। जिनसे बात करनी है उनसे करो। राधिका इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाई। वह असल में ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं थी। वह बेचारी घर लौट आई और अपने कमरे में सो गई। अब उसमें हिम्मत नहीं बची थी। उसके आंसू बह रहे थे और वह उस दिन को कोस रही थी जब पैसे आए थे। उसे अपनी कमजोरी पर भी गुस्सा आ रहा था। पैसे मांगते मांगते वह खुद को चोर महसूस करने लगी थी। राधिका को एहसास हो रहा था कि पैसों की दुनिया में सचमुच कोई अपना नहीं होता। जिसने उधार लिया वह चोर बन जाता है और जिसने पैसे हड़प लिए वह राजा बन जाता है। राजेश अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह राधिका और रामचरण की पहुंच से बहुत दूर था। राधिका की हालत अब उस मरीज जैसी हो गई थी जिसे वर्षों से कोई राहत नहीं मिली हो। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ नजर आ रहे थे। रामचरण अपनी पत्नी को इस हालत में नहीं देख सकता था। घर की शांति पूरी तरह भंग हो गई थी। कुछ दिन बाद राजेश ने 40,000 रुपये भिजवा दिए। रामचरण और राधिका ने जाकर प्लॉट की कार्रवाई शुरू कर दी। सारे कागजात तैयार होने में 4 दिन लग गए। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हो गए और प्लॉट के कागजात उनके हाथ में आ गए। थोड़ी खुशी पति पत्नी के चेहरों पर लौट आई, लेकिन अब उनका मकसद सिर्फ घर बनाना रह गया था। किसी भी तरह उन्हें राजेश से और पैसे मिलने चाहिए थे। अब 20 या 30,000 से काम नहीं चलने वाला था। घर बनाने में बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले थे। रामचरण और राधिका की आंखों में सपनों की परछाइयां उभर रही थी। वहीं दूसरी ओर राजेश और बीना अपनी खुद की योजनाओं में मशगूल थे। बच्चों को हॉस्टल भेजने की तैयारियां जोरों पर थी।
प्लॉट्स की खरीद फरोख्त का सिलसिला भी अच्छे से चल रहा था। राधिका के पैसों ने मानो चुपके से कोई खेल खेल लिया हो। राजेश ने खामोशी ओढ़ रखी थी और बिना भी अब पहले जैसी बात नहीं करती थी। राधिका अब थोड़ी ठीक महसूस कर रही थी। उसने अपने भाई को सूचित कर दिया था कि उन्होंने प्लॉट खरीद लिया है और घर बनवा रहे हैं। इस बात को 3.5 महीने हो गए थे जब अचानक भाई का फोन आया। उन्होंने कहा, अब कब बनाओगे घर? बारिश से पहले छत डालवा लो, नहीं तो बाद में मुश्किल होगी। राजेश को बुलावा भेजा गया। वह आया तो सही, मगर ठीक से बात नहीं की, मुंह फुलाए बैठा रहा। रामचरण ने बात शुरू की, अब हमें घर बनवाना है राजेश, पैसे बताओ किस तरह दोगे? सामान ऑर्डर करना है, मिस्त्रियों से बात हो गई है, बारिश से पहले छत डाल देंगे। राजेश ने रामचरण को हाथ से रोकते हुए कहा, अरे मैंने 60,000 रुपये तो दिए हैं, और कितने चाहिए? राधिका ने सीधा सवाल किया। देखो राजेश, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए जो तुमने बैंक से निकाले और जो प्लॉट खरीदने के बहाने लिए थे। राजेश ने बेशर्मी से कहा, मैं हर महीने 20,000 रुपये दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। राधिका की आवाज तेज हो गई। क्या हम तुमसे भीख मांग रहे हैं? नहीं, हम अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। राधिका की हिम्मत जवाब दे गई। वह खड़ी भी नहीं हो पाई और बेहोश होकर गिर पड़ी। सब उसे संभालते रहे, लेकिन राजेश को कोई परवाह नहीं थी। उसे मौका मिला और वह वहां से निकल गया। राधिका को उसकी बेटी ईशा और रामचरण अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे भर्ती कर लिया। ईशा बहुत रोई अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर। रामचरण भी बहुत परेशान था। उसने ईशा से कहा, चुप हो जा, लेकिन वह खुद भी अंदर से टूट चुका था। सारे टेस्ट कराए गए। रिपोर्ट में हाई शुगर और हाई ब्लड प्रेशर निकला, जिसने किडनी पर भी असर किया था। रामचरण के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। राधिका के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत पड़ने लगी। ईशा को घर भेज दिया गया और रामचरण अकेला अस्पताल में रहने लगा। अगले दिन सुबह सवेरे सुधा भी आकर मिल गई। पिता को चिंता में देख ईशा की हालत खराब हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वक्त कैसे निकलेगा। दूसरे दिन शाम को देर से घर लौटकर ईशा सीधे राजेश के घर गई। उसने बिना से कहा, चाची, मुझे चाचा से कहो कि कुछ पैसे दे दे, मम्मी की हालत बहुत खराब है। बिना बोली, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, तुम खुद ही बात कर लो। राजेश अब खुशहाल जिंदगी जी रहा था। घर में एयर कंडीशन भी लगवा लिया था। ईशा को देखकर उसने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा, अरे बेटा, कैसी हो? मम्मी ठीक है? कुछ चाहिए तो बताना। ईशा ने आंसू भरी आंखों से कहा, चाचा, आपसे विनती है, हमारे पैसों में से कुछ दे दो, बहुत जरूरत है। राजेश ने थोड़ी देर बाद कहा, ठीक है, इंतजाम करता हूं, और अगले दिन हॉस्पिटल जाने से पहले 20,000 रुपये दे गया। साथ ही कहा, इस महीने के पैसे आ गए हैं तो आपको बता देना। ईशा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें दबा लिया और घर लौट आई। रामचरण ने जब पैसों का इंतजाम देखा तो मम्मी के इलाज की व्यवस्था करवाई। उसने ईशा से सब कुछ पूछा, लेकिन ईशा ने राजेश की बातें छिपा ली। राधिका की शुगर लेवल धीरे धीरे ठीक हो रही थी। 6 दिन बाद उसे अस्पताल से छुट्टी मिली। डॉक्टर ने कहा था कि उसे किसी भी तरह की टेंशन नहीं देनी चाहिए, थोड़ी भी मानसिक दबाव उसकी हालत बिगाड़ सकती है। घर में अब भी तनाव बना हुआ था, लेकिन ईशा ने धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया था। फिर भी उसे ये उम्मीद नहीं थी कि सुधार की कोई किरण जल्द दिखाई देगी। राधा किसी तरह खाना पकाना और नाश्ता बना लेती, लेकिन शाम का भोजन तैयार करना ईशा की जिम्मेदारी थी। कपड़े धोने का काम रामचरण के जिम्मे था, जिसे वह धोकर सुखा देता। ईशा रात को उन्हें प्रेस करके रख देती थी। घर का सिलसिला इसी तरह चल रहा था। राधिका अपने छोटे बच्चों को देखकर तरस जाती, लेकिन उसने तय किया कि खुद को परेशान करके बीमार करने का कोई फायदा नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो घर बिगड़ जाएगा और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुधा और उसके भाई साहब ने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी उठाई थी, लेकिन कभी पूछा नहीं। राधिका को सबने समझाया था कि जेठ की फैमिली की जिम्मेदारी अपने ऊपर मत लो, लेकिन राधा यही कहती, मेरे बच्चे खाएं और भाभी के बच्चे भूखे रहें, ये मैं कैसे सह सकती हूँ। आज वही जेठानी थी जो राधिका को पूछती भी नहीं थी। हाँ, जरूरत पड़ने पर हाजिर हो जाती थी, लेकिन बिना सोचे कि बीमारी पर कितना खर्च हुआ होगा।
रामचरण जो कमाते वह दोनों घरों की जरूरतों में ही खत्म हो जाता। वहीं राजेश बड़े आराम से जीवन बिता रहा था। उसे भाई के रिश्ते का कोई मान सम्मान नहीं था। पैसों ने दोनों घरों के बीच दीवार खड़ी कर दी थी। एक ही गली में रहते हुए भी आना जाना बंद हो चुका था। बिना ने भी अपना असली रंग दिखा दिया था। वह पूछने तक नहीं आई। राधा को बहुत सारी बातों का मलाल था, लेकिन उसने खुद को मानसिक उलझनों से दूर रखने का निर्णय किया। उसने सोचा, एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर देखूंगी। बच्चे भी अपनी माँ से चिपके रहते थे। उनकी चिंता थी कि कहीं माँ की बीमारी और न बढ़ जाए। राधा का भाई बहुत दिनों से उससे मिलने की इच्छा रखता था। हालात थोड़े संभले तो एक दिन वह आ गया। राधिका ने बड़े मन से खाना बनाया। भाई ने खाना खाकर बहुत प्रशंसा की और बहन को ढेरों आशीर्वाद दिए। दोनों भाई बहन देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। रामचरण रात को ही आकर अपने साले से मिले थे, लेकिन वह खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। अमृतलाल को लगता था कि उनकी बहन रामचरण की सरलता के कारण ही दुख झेल रही है। अगली सुबह अमृतलाल ने राजेश से मिलने की बात कही तो रामचरण ने सहमति दे दी। जब अमृतलाल ने राजेश से मुलाकात की तो बिना कोई भूमिका बांधे उन्होंने सीधे सवाल दागा, राजेश, क्या किस्सा है? जो राधा बता रही है वही सच है या तुम्हारे पास कुछ और कहने को है? राजेश थोड़ी देर के लिए हड़बड़ा गया, फिर बोला, भाभी सही कह रही है, मुझसे गलती हुई है। मैंने भाभी के पैसे अपने बिजनेस में लगा दिए और वह भी बिना पूछे। मैंने सोचा बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन घाटा हो गया। नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूं। राजेश की यह बातें सबको पता थी कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन अमृतलाल ने सोचा बिना बात बिगाड़े अगर पैसा निकाल लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। अगर राजेश को डांटेंगे तो वह और ज्यादा अड़ियल हो जाएगा। राजेश ने सभी की ओर देखा और फिर रामचरण की तरफ हाथ जोड़कर कहा, भाई, मैंने मना तो नहीं किया था। अमृत भाई को बेकार बुला लिया। हम तो भाई हैं, आपस में ही फैसला कर लेते। रामचरण के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजेश, तुमने 20,000 रुपए महीना देने का विचार किया था, इससे घर कैसे बनेगा? राधा मरते मरते बची है। देवी माँ की कृपा से वह ठीक है। सब तुम्हारे कारण हुआ है और अब पछतावा करने आए हो। रामचरण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमृतलाल ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और बोले, राजेश, तुम्हारी ये बातें झूठी है। मैं सब जान चुका हूं। 3 महीने इंसानियत के नाते तुम्हें दिए क्योंकि तुम इनके चचेरे भाई हो। अब इनके पैसे लौटा दो, इन्हें घर बनवाने दो, नहीं तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। राजेश उठ खड़ा हुआ और बोला, मुझे माफ कर दें, पुलिस का नाम भी मत लीजिए, मैं पैसे वापस कर दूंगा। उसकी आवाज में उसकी भावनाओं का साथ नहीं था। साफ था कि वह फिर झूठ बोल रहा था। अमृत ने पुलिस का नाम तो लिया, लेकिन राजेश को भी अंदाजा था कि ये लोग कुछ साबित नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। इस पूरे मामले में सुधा और शिवचरण बस तमाशबीन बने हुए थे। कुछ बोले नहीं, लेकिन सब कुछ देख रहे थे। शिवचरण, जो सट्टे और जुए का शौकीन था, सोच रहा था कि अगर उसे ये पैसे मिल जाते तो वह उन्हें दोगुना कर देता। इस विचार के साथ ही उसके होंठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधा के मन में अजीब तरह की खुशी थी, जो उन लोगों के दुख में मिल रही थी जिनके बलबूते पर उनका घर चल रहा था। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें देख ऐसा लगता है कि भगवान ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है। अमृतलाल के घर से जाने के बाद राधिका थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। उसे लगने लगा कि अब राजेश किसी न किसी तरह से पैसे दे ही देगा। सुधा और शिवचरण की आपस में भले ही नहीं बनती हो, लेकिन जब भाई भाभी के खिलाफ कुछ करने की बात आती थी तो दोनों एक हो जाते थे। सही कहा है किसी ने, अगर किसी के सामने वाले की बुराई करनी हो तो वो जरूर बोलेगा कि आपने सिर ऊंचा कर लिया, लेकिन कोई भलमनसाहत का तमगा नहीं देगा। यह सोचकर कि पति ने कमाना बंद कर दिया है, राधा ने रामचरण के सामने सब कुछ भुलाकर अपनी जगह समझकर ही अपना जीवन जिया। एक दिन जब रामचरण दुकान नहीं गए थे तो राजेश घर आया। उसके हाथ में एक थैली थी। उसने थैली रामचरण के हाथ में थमा दी और कुछ नाराजगी से बोला, ये लो, 60,000 रुपए हैं। अब 1,20,000 हो गए हैं, बाकी के 3,80,000 भी मैं लौटा दूंगा।
लेकिन याद रखना, जिस तरह से आपने अपने साले के सामने मुझे नीचा दिखाया वो मैं नहीं भूलूंगा। और हाँ भैया, इसके बाद आपकी श्रीमती जी से मुझे कोई बात नहीं करनी है। राजेश का गुस्सा साफ छलक रहा था और राधिका को दुख हुआ। जब वो शादी करके आई थी तब राजेश छोटा सा था और आज वह इस तरह से उनके सामने खड़ा था। रामचरण ने बिना कुछ कहे पैसे गिने और फिर उन्हें अलमारी में रख दिया। साथ ही उनके मन में कुछ योजना चल रही थी। सुबह होते ही उन्होंने इंजीनियर को फोन किया और नक्शे बनवाने की बात की। छोटे से घर को बनाने की योजना बनने लगी थी। रामचरण की आंखों में नए घर के सपने साफ दिखाई दे रहे थे। नक्शा पास हो गया और घर बनना शुरू हो गया, लेकिन जल्द ही पैसों की कमी महसूस होने लगी। राजेश को संदेश भिजवाया गया और आश्चर्यजनक रूप से उसने 40,000 रुपये भेज दिए। काम आगे बढ़ने लगा, दीवारें खड़ी हो गई और फिर से 40,000 रुपये मंगाए गए। अब घर की छत डालने की बारी थी, लेकिन राधिका चिंतित थी कि कितना सीमेंट और लोहा लगेगा। इस चिंता में वह दिन रात घुलती रही। जब घर की छत डाली गई तो राधिका और रामचरण को अपार खुशी हुई। ईशा और बच्चे भी खुशी में आपस में बातें कर रहे थे। राधिका ने अपने भाइयों को भी सूचित किया, जो बहुत खुश हुए। पड़ोस की शांता मिलने आई और बोली, भाभी जाओगे? पास में वीणा और राजेश भी जा रहे हैं, सुना है उनका भी घर बन गया है। राधिका एकदम से चौंक गई। क्या बोल रही हो? हमें तो कुछ नहीं पता। शांता बोली, हाँ भाभी, मैं सच कह रही हूँ। राजेश ने सबको बताया है कि वो जल्दी ही मोहल्ला छोड़ रहे हैं। राधिका का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को उसने बच्चों की तरह सब कुछ रामचरण को बता दिया। रामचरण बोले, ठीक है, मैं जाकर पूछता हूँ। नहीं, आप हुआ तो नहीं है? रामचरण घर आए तो उनके चेहरे पर गहरी शांति थी। राधिका से उन्होंने कहा, तुम बेकार की चिंता छोड़ो और आराम से बैठो। देखो, मैंने सारा नया सामान जुटाया है। राधिका ने उन पर भरोसे भरी नजरों से देखा, लेकिन दिल में कहीं एक शक का बीज था। रामचरण ने कहा, अरे यकीन करो, वो हमारा अपना खून है। थोड़ा बहक गया था, पर बुरा नहीं है दिल से। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में संदेह बना रहा। कुछ ही दिन बीते थे कि अचानक ईशा बाहर से दौड़ती हुई आई। उसे देखकर राधिका घबरा गई। क्या हुआ बेटा, इतनी तेजी से क्यों भाग रही हो? ईशा को गले से लगाते हुए राधिका ने पूछा। क्या हुआ, बताओ तो सही। ईशा ने कहा, माँ आपको पता है, अंकल चले गए। राधिका चौंकी। कौन से अंकल? ईशा बोली, वो पास वाले, राजेश अंकल। घर में ताला लगा हुआ है। राधिका ने समझाने की कोशिश की। बेटा, हो सकता है कहीं गए हों, वापस आ जाएंगे, इसमें डरने की क्या बात है? लेकिन ईशा ने जिद की। नहीं माँ, 3 दिन हो गए हैं, किसी को बताया भी नहीं, रातों रात चले गए। ये सुनकर सुधा भी बाहर आ गई और दोनों स्त्रियां सुनकर अवाक रह गईं। राधिका को तो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या सही है क्या गलत। वह भागकर राजेश के घर पहुंची, जहां ताला लगा हुआ था। गेट पर किराए के लिए बोर्ड टंगा हुआ था, जिसमें मकान मालिक का नाम और नंबर लिखा था। राधिका की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करे। विश्वास टूट चुका था। कुछ लाख रुपए के लिए राजेश ने अपने ही घर को छोड़ दिया, अपने खून के रिश्तों को भी नहीं बताया। राधिका चुपचाप पलंग पर गिर पड़ी और आज आंसुओं ने भी उसका साथ छोड़ दिया। आंखें सूख चुकी थी। छत की ओर देखते हुए वह चुपचाप लेटी रही। बच्चे रो रहे थे। दोनों बेटे अपनी मां के पास खड़े थे। ईशा पानी लाई और सुधा और शिवचरण दूसरे कमरे में राजेश की निंदा कर रहे थे। रामचरण को दुकान से बुलाया गया। राधिका मानसिक दबाव में फूट फूट कर रो पड़ी। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। रामचरण ने सोचा कि इससे पहले की हालत और बिगड़े, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। वहां डॉक्टर ने बताया कि उसका शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ गए हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि उसकी दोनों किडनियों में थोड़ी थोड़ी क्षति हो चुकी है और एक में पत्थरी भी दिख रही है। लेप्रोस्कोपी का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए सर्जरी करनी पड़नी थी। सर्जरी के लिए 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत थी, लेकिन रामचरण की किराने की दुकान से इतना पैसा जुटाना मुश्किल था। उधर राजेश अपनी नई सफलता पर खुश था।
वह अपने परिवार के साथ एक नए और बड़े घर में बस गया था और बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया था। उसने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था और सब कुछ अच्छा चल रहा था। राधिका का पैसा उसके लिए फायदेमंद साबित हुआ था। उसने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा और अब वह एक नई जिंदगी जी रहा था। इस बीच राधिका की हालत बिगड़ती जा रही थी। वह खाना नहीं खा पा रही थी, भूख मर गई थी और कमजोरी बढ़ गई थी। रामचरण परेशान थे, लेकिन सर्जरी के लिए पैसे जुटाना उनके लिए बड़ा संकट था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा समय आएगा जब पैसों की इतनी कमी होगी। जो धन जमा किया था वह 2 घरों में बंट गया। बचत की कोई उम्मीद नहीं रही और जेवरात के नाम पर राधिका के पास केवल 2 चूड़ियां और बलिया की एक अंगूठी ही थी। शिवचरण और रामचरण ने मिलकर सलाह मशविरा किया और फैसला किया कि घर पर लोन ले लिया जाए। दोनों भाइयों ने मिलकर प्रॉपर्टी ब्रोकर से संपर्क किया और एक ऐसा घर खोज निकाला जिसकी छत को सुधारने की जरूरत थी। जल्दी जल्दी सौदा पूरा हुआ और लागत और प्लान मिलाकर अच्छी खासी राशि हाथ में आई। राधिका को इन सब की जानकारी नहीं थी। वह अपनी ही समस्याओं में उलझी हुई थी। दूसरों के दुखों में सहारा देने वाली वह खुद मुश्किल में थी। उसकी किडनी का दर्द बहुत बढ़ गया था और ईशा उसकी मदद कर रही थी। बेटे यश और श्री भी खुश थे कि माँ ठीक हो जाएगी और घर में खुशियां लौट आएंगी। जब पैसे हाथ में आए तो रामचरण ने कुछ पैसे अलग रख दिए। सर्जरी की तारीख पास आ रही थी। रामचरण ने राधिका को तैयार किया और सर्जरी के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्टोन बहुत बड़ा था। राधिका बेहोश थी और रामचरण बेचारे चुपचाप उसे देख रहे थे। राधिका ने 25 साल अपने परिवार और बच्चों की देखभाल की, कभी कोई शिकायत नहीं की। अब वही लोग जिन्हें उसने अपना स्नेह दिया था उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रामचरण चुपचाप रोते रहे, आंसू पोंछते रहे। राजेश की कोई जानकारी नहीं थी और उसकी निष्ठुरता की खामोशी बढ़ती जा रही थी। जब राधिका की कराह सुनकर सब दौड़े, उन्होंने उसे देखा कि वह बेहोशी की अवस्था में थी। 5 दिन बाद राधिका को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन उन्हें रोज पट्टी करानी पड़ती थी। रामचरण की जिम्मेदारी कम हो गई थी और ईशा ने सारी जिम्मेदारी ले ली थी। ईशा बहुत समझदार हो गई थी। राधिका के 3 भाई थे, लेकिन सब अपने में व्यस्त थे। अमृतलाल ही एकमात्र थे जिन्होंने राधिका की मदद की। उनकी शादी की सालगिरह पर रुपये 5 लाख देने का विचार किया और बहन की बीमारी की वजह से परेशान हुए। राधिका की हालत देखकर अमृतलाल चिंतित हो गए और अपनी पत्नी के साथ राधिका को देखने आए। दोनों भाई बहन की आंखों से आंसू बह निकले। रामचरण ने खुद को सारी समस्याओं का कारण मान लिया और अपनी स्थिति पर गुस्सा किया। राधिका धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, खाना बनाने लगी। ईशा सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन राधिका के अंदर का दर्द कभी खत्म नहीं हुआ। उसकी सेहत पर असर पड़ने लगा। कभी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता, कभी शुगर। जीवन तालाब की तरह था, बाहर शांत और अंदर हलचल से भरा। उधर राजेश की जिंदगी सुखमय हो गई थी। ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय सफल हो रहा था और बच्चों को अच्छे स्कूल मिल गए थे। राजेश ने सब कुछ भुला दिया था और अपनी नई जिंदगी जी रहा था। राधिका की स्थिति को लेकर राजेश ने ध्यान नहीं दिया। एक दिन राधिका के पेट में फिर से भयंकर दर्द हुआ। अस्पताल में फिर से सारे टेस्ट किए गए और पता चला कि किडनी में फिर से स्टोन हो गया है। दूसरी किडनी में भी बहुत खराबी थी। इलाज चल रहा था, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि डायलिसिस भी नहीं हो पा रही थी। पहली किडनी में जिसमें स्टोन निकाला गया था, फंगल इन्फेक्शन हो गया था। कुल मिलाकर स्थिति गंभीर थी। जब यह खबर राजेश तक पहुंची तो उसने सुनकर भूलने की कोशिश की। ऊपर वाले के खेल कितने विचित्र हैं। सभी की दुआएं इस आशा के साथ थी कि राधिका ठीक होकर घर लौटे। ईशा, सुयश और श्री, जो स्वयं भी रामचरण जी की उदासी और अवसाद से ग्रस्त थे, सबने मिलकर साहसिक प्रयास किए। उनकी जीवनधारा अब घर, अस्पताल और दुकान के बीच बह रही थी। डॉक्टर ने रामचरण को स्पष्ट कर दिया था कि राधिका की स्थिति अत्यंत गंभीर है। उसकी बॉडी किसी और की किडनी को स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि वह अत्यंत कमजोर हो चुकी थी। दोनों किडनियां तेजी से क्षति की ओर बढ़ रही थी। ईशा और दोनों भाइयों को इस विकट स्थिति की जानकारी नहीं थी। रामचरण अकेले इस विशाल बोझ को
अपने दिल में छुपाए हुए थे। ईशा को पूरी उम्मीद थी कि उसकी माँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन उम्मीदें कभी पूरी भी नहीं होती। एक समय ऐसा आया कि राधिका कोमा में चली गई। अस्पताल में 2 दिन कोमा की स्थिति में बिताने के बाद सुधा, जो राधिका से काफी जलती थी, को घर की बागडोर सौंप दी गई। सुधा का अपना बेटा भी अच्छी नौकरी में आ गया था। दोनों भाई भी एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे थे। रामचरण अब दुकान जाते थे और सारे काम नौकर करते थे। शिवचरण भी इस दुनिया से चले गए थे। रामचरण का सारा मोह अपने बच्चों में था, जो उनकी राधा की निशानी थी। संस्कारी और बुद्धिमान यश ने बिना दहेज और दिखावे के विवाह किया। यश तेज पढ़ाई में था और जल्दी नौकरी भी लग गई। राधिका की अनुपस्थिति से परिवार दुखी था। खुशी या उदासी में राधिका हमेशा उनकी यादों में जीवित रहती थी। रामचरण अब दुकान से रिटायर हो चुके थे। बेटों ने उनका भरपूर सेवा की और घर नाती पोतियों से भरा रहता था। समय बीत चुका था, वर्ष बीत चुके थे और ईशा को भी चश्मा लग गया था। बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन सुबह सवेरे ईशा के पास फोन आया, जिसे सुनकर वह स्तब्ध रह गई। फोन से सूचना मिली कि राजेश का एकमात्र बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी 2 किशोर बेटियां भी थी। दाना पोतियों की जिम्मेदारी राजेश के सिर पर आ गई थी और पत्नी भी बीमार थी। ईशा ने सोचा कि हम दुखी हैं, जो हमारे सारे दुखों के कारण है और जिनकी वजह से हमारी माँ को जल्दी ही छीन लिया गया। उसने समझा कि कोई भी चीज बेकार नहीं जाती। अच्छा या बुरा कफन में जेब नहीं होती। इंसानी मोह माया मरने के बाद बेकार हो जाती है, चाहे कुछ छोड़ा हो या अनंत धन संपत्ति जमा की हो। जब हम अच्छा करते हैं तो मालिक देखता है, और जब अन्याय करते हैं तो वह भी देखता है। आखिरकार हर कर्म का फल मिलता है। राजेश ने जिन बेटों के लिए इतनी मेहनत की, आज उनका जवान बेटा अपनी छोटी बेटियों को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। अब राजेश के सामने पोतियों की जिम्मेदारी और जवान बेटे की कमी का दुख था। राधिका के बच्चे संस्कारी और अच्छी नौकरी में थे और अपने पिता की सेवा कर रहे थे। राधिका जल्दी काल के गाल में समा गई, लेकिन रामचरण की सेवा भरपूर हो रही थी। दोस्तों, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज शंकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आखिरकार इतने दिनों बाद उसे एक बड़ी पतंग जो मिल गई थी। वह खुशी खुशी बसंती से कह रहा था, देख बसंती, आज कितनी बड़ी पतंग मेरे हाथ लगी है। बसंती ने उत्सुकता से पूछा, अरे कहाँ से मिली? शंकर ने गर्व से जवाब दिया, अरे यूं ही थोड़ी मिल गई, बड़ी मेहनत की तब जाकर हाथ लगी है। फिर शंकर दौड़ता हुआ हीरा और मोती के पास चला गया। हीरा और मोती 2 बहनें थीं और शंकर उनके सानिध्य में ही बड़ा हुआ था। उन दोनों से उसका गहरा जुड़ाव था। स्कूल से लौटते ही शंकर सबसे पहले उन्हें सारा दिन का हाल सुनाता और फिर भोजन करता। शंकर ने अपने बैल घेरा को बड़े गर्व से पतंग दिखाते हुए कहा, देखो घेरा, कितनी बड़ी पतंग मेरे हाथ लगी है। घेरा भी सिर हिलाकर जैसे शंकर की खुशी में सहभागी हो गया। शंकर बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरता और फिर उसके लिए खली और मोटे अनाज का मिश्रण तैयार करता, जिसे वह बड़े स्नेह से खिलाता। इधर बसंती गोबर के कंडे बना रही थी, जिन्हें सुखाने के लिए बाहर डाल रही थी। वह शंकर से बोली, भैया, पिताजी और भैया को खेतों में रोटी दे आना और लौटते समय हकीम काका से दवाई भी लेते आना। अम्मा की खांसी तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। शंकर ने जवाब दिया, अच्छा, मैं अभी जाता हूँ बसंती, बस रोटी बांध दे। बसंती, जो शंकर की बहन थी, ने तुरंत हाथ धोकर हैंडपंप से पानी निकाला और झोपड़ी में जाकर रोटी बांधने लगी। झोपड़ी की हालत खस्ता थी। एक तरफ से छत टूटी हुई थी और दीवारें मिट्टी की बनी थी। बर्तन भी जगह जगह टूटे फूटे थे। सामान के नाम पर एक छोटा सा लोहे का संदूक, कुछ पुराने कपड़े जो रस्सी पर लटके हुए थे, और दीवार पर एक हनुमान जी की तस्वीर थी, जिस पर लिखा था, संकट मोचन, सब संकट हरेंगे। बसंती के पिताजी किसान थे, जो कपास की खेती करते थे। अब उनके पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन बची थी, क्योंकि पिछले साल बीज खरीदने के लिए उन्होंने अपने खेत का एक हिस्सा बेच दिया था। शंकर की उम्र सिर्फ 12 साल थी।
और उसका बड़ा भाई 19 साल का हो चुका था। बसंती की उम्र 18 साल थी और उनकी माँ पार्वती अक्सर बीमार रहती थी। इतनी कमाई नहीं थी कि माँ का इलाज सही ढंग से करवाया जा सके। गांव के हकीम ही उनका इलाज करते थे। बसंती ने कपड़े में रोटी बांध दी और साथ में 2 प्याज रख दिए। वह कहने लगी, आज घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं थे। जो थोड़े से पैसे थे उनसे हीरा और मोती के लिए अनाज खरीद लाई हूँ। आज कई दिनों बाद बैलों को भी अच्छा भोजन मिला है। बसंती कहती है, लहसुन कर पिताजी को देते समय हकीम काका से दवा भी ले आना। शंकर कहता है, ठीक है। बसंती फिर उसे जल्दी आने के लिए कहती है, कहीं ऐसा न हो कि तुम फिर पतंग लूटने लगो। शंकर जवाब देता है, हाँ ठीक है। शंकर घर पहुंचकर अपने बड़े भाई को आवाज लगाता है, भैया दीदी ने रोटी भेजी है। उसका भाई कहता है, अच्छा चलो पिताजी को बताते हैं कि थोड़ा खा ले। पिता भारी मन से कहते हैं, क्या खा ले, अब तक बीज बोने चाहिए थे। इस बार भी बारिश सही समय पर होगी या नहीं, कौन जानता है। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। कर्ज का बोझ भी सिर पर चढ़ा हुआ है। तुम्हारी माँ भी बीमार है, नहीं मालूम वो बचेगी या नहीं। बड़ा बेटा पिता को सांत्वना देने की कोशिश करता है, पिताजी ऐसा मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो। पिता कहते हैं, बेटा चिंता कैसे न करूं। फिर दोनों एक नीम के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करते हैं। शंकर हकीम काका के पास जाकर कहता है, काका माँ की खांसी नहीं रुक रही है। हकीम जी चिंतित होकर कहते हैं, शंकर मैंने कई बार कहा है शहर के अस्पताल में दिखा लो, अब उसकी खांसी मेरे बस में नहीं है। फिर वो एक कपड़े में दवा बांधकर शंकर को थमाते हैं। शंकर घर लौटता है। बसंती माँ पार्वती को बड़ी मुश्किल से उठाती है और कहती है, माँ दवा खा लो। पार्वती धीमी आवाज में अपनी आंखें खोलते हुए बसंती को प्यार से देखती है और कहती है, तूने कुछ खाया बेटी? सारा दिन काम में लगी रहती है, अपना ख्याल रखा कर। अब तू बड़ी हो गई है, अगर सुंदर नहीं दिखेगी तो कौन देखेगा। बसंती मुस्कुराते हुए कहती है, माँ तू मेरी शादी की चिंता मत कर, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चलो दवा खा लो। पार्वती हल्के से हंसते हुए कहती है, हट पगली, ऐसा थोड़ी ना होता है, तुझे एक दिन शादी तो करनी ही पड़ेगी। बड़ी मुश्किल से उठते हुए पार्वती दवा पीकर फिर लेट जाती है। पार्वती शंकर की ओर देखते हुए कहती है, शंकर खेत पर गया था क्या? शंकर जवाब देता है, हाँ माँ अभी गया था। फिर पार्वती पूछती है, सिंचाई का इंतजाम हो गया? शंकर धीरे से कहता है, अभी नहीं हुआ माँ। पिताजी रामदीन काका से बात कर रहे थे कि थोड़ी देर के लिए हमें भी बारहा चालू करने दो, बदले में जो किराया हो ले लो। पार्वती चिंता से पूछती है, तो उसने क्या कहा? शंकर जवाब देता है, वो तैयार है, लेकिन काका की बात मान नहीं रही। रवि की माँ चिंता में कह रही थी, अगर बहुत देर तक ऐसे ही चलता रहा तो हमारा ट्यूबवेल जल जाएगा। देखो इस बार समय पर बारिश होगी या नहीं। रवि बसंती उसे दिलासा देते हुए बोली, माँ तुम परेशान मत हो, भगवान इतना कठोर नहीं हो सकता। इस बार जरूर बारिश होगी और हमारा खेत सफेद सोने से लहलहाएगा। रात का समय था, पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन रामचरण की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह खटिया पर लेटा खुले आसमान की ओर निहार रहा था। शायद कोई आवारा बादल का टुकड़ा दिख जाए, पर आसमान एकदम साफ था, जैसे किसी अनकही उदासी में डूबा हो। सितारे झिलमिलाते हुए चमक रहे थे और पूर्णिमा का चांद ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अपनी रोशनी से खेतों को और सूखा रहा हो। रामचरण को ऐसा महसूस हुआ कि चांद उसकी बर्बादी का जश्न मना रहा है। वह बेचैन होकर खटिया पर करवटें बदलता रहा, कभी इस ओर तो कभी उस ओर। आखिरकार वह उठ खड़ा हुआ और जैसे कोई भटकती आत्मा हो इधर उधर टहलने लगा। सुबह होते ही शंकर स्कूल जाने के लिए तैयार हो गया। जाने से पहले वह अपने प्यारे हीरा और मोती से जरूर मिलता है। वह उन्हें अपने हाथों से चारा खिलाता है और मुस्कुराकर कहता है, हीरा आज हमारी गणित की परीक्षा है, देखना इस बार भी मैं ही अव्वल आऊंगा। हीरा उसकी बातों को समझते हुए सिर हिलाता है, जैसे वह सब कुछ समझ रहा हो। शंकर फिर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है इस बार बारिश होगी? हीरा एक बार फिर सिर हिलाता है और उसकी गले में लटकी घंटी की आवाज टन टन कर गूंजने लगती है। शंकर मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है हीरा,
अब मैं चलता हूँ। जैसे ही शंकर वापस आता है, एक बड़ी सफेद एसयूवी उसकी झोपड़ी के सामने रुकती है। रामचरण हाथ जोड़कर दौड़ते हुए गाड़ी के पास आता है और कहता है, मालिक, आपने आने का कष्ट क्यों किया? बुला लिया होता। साहूकार कहता है, हर बार तुम्हें बुलाने का कोई फायदा नहीं, आज सोचा खुद ही आकर देखूं क्या हाल चाल है। रामचरण गहरी सांस लेते हुए कहता है, मालिक, आप तो जानते हैं पिछले साल बारिश नहीं हुई थी, हालत बहुत खराब है। साहूकार ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारी बदहाली पर ध्यान दूंगा तो अपना धंधा कैसे करूंगा? मेरी मजबूरियां भी समझो। रामचरण हाथ जोड़ते हुए विनती करता है, मालिक, कुछ दया करो। इतने में साहूकार की नजर बसंती पर पड़ती है। वह कहता है, ये तुम्हारी बेटी है ना? रामचरण सिर झुकाकर जवाब देता है, हाँ मालिक। साहूकार फिर पूछता है, बड़ी हो गई है, शादी कब करोगे? रामचरण हताश स्वर में कहता है, लड़का ढूंढ रहा हूं साहब, दहेज का बड़ा बोझ है, पैसा होता तो आपका कर्ज कब का चुका देता। मधु साहूकार ठंडी हंसी के साथ कहता है, हाँ हाँ ठीक है, जल्दी से जल्दी मेरा पैसा चुका देना। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। रामचरण निराशा से झोपड़ी में लौटता है। पार्वती पूछती है, क्या कह रहा था? वह थके स्वर में जवाब देता है, कह रहा था उधारी जल्दी चुका दो। अब कहां से लाऊं इतना पैसा? पार्वती हल्के से कहती है, तुम कहो तो मैं अपने भाई से बात करूं। रामचरण उदास मन से कहता है, जैसा तुम ठीक समझो, मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर वह खेतों की ओर चल देता है। पार्वती अपने बड़े बेटे हरि से कहती है, बेटा, मामा से 1 लाख रुपए मांग लो। हरि आश्चर्य से कहता है, अम्मा, मामा इतने पैसे दे देंगे? पार्वती ठंडी आवाज में कहती है, पूछकर तो देखना पड़ेगा बेटा। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। पार्वती बेचैन होकर पूछती है, क्या हुआ? हरि जवाब देता है, पता नहीं अम्मा, जाकर देखता हूँ। हरि बाहर निकलकर लोगों से पूछता है, भाई क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा है? पड़ोसी उदास स्वर में बताता है, तुम्हें नहीं पता, आज सुबह सुबह बिहारी लाल ने पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली। हरि चौंक कर पूछता है, क्यों चाचा? वह जवाब देता है, साहूकार का कर्ज बहुत बढ़ गया था, इस साल बीज भी नहीं खरीद पाया, तंग आकर आत्महत्या कर ली। हरि दुखी होकर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ, बेचारा किसान। चाचा सिर हिलाकर कहता है, अब भगवान ही जाने और क्या क्या दिन दिखाएंगे। हरि वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर गहरे विचारों में खो जाता है। हमारे घर की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं है, सारा परिवार कर्ज में डूबा है, बहन की शादी करनी है, बैलों के लिए भी चारे का इंतजाम नहीं हो पा रहा, दफ्तर में बाबू भी रिश्वत मांग रहा था, कोई रास्ता दिख नहीं रहा, बारिश समय पर नहीं होती और अगर हो भी गई तो कीड़े फसलें खा जाते हैं। वह सोचता है, रामदीन काका की हालत तो देखो, उन्होंने 2 साल पहले ही ट्यूबवेल लगवा लिया था, उनकी खेती तो इस साल भी बढ़िया हुई है और अब तो उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीद लिया है। हम ही लोग हैं जो हर साल की तरह मारे जा रहे हैं। हरि दुखी मन से उठता है और सोचता है, चलो मामा से बात करता हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। घर पर बसंती पुराने बक्से से फटी पुरानी किताबें निकाल रही है। वह उन दिनों को याद करती है जब वह स्कूल जाया करती थी, पढ़ाई में सबसे आगे रहती थी। गणित और विज्ञान उसके प्रिय विषय थे। एक बार उसने गणित की प्रतियोगिता में स्थान भी प्राप्त किया था। उसका प्रमाण पत्र उसने आज भी सहेज कर रखा है। आर्थिक संकट के चलते बसंती को स्कूल छोड़ना पड़ा। उसकी एक घनिष्ठ सहेली शिवा, जो पड़ोसी रामदीन की बेटी है, ने हाल ही में हाई स्कूल पास किया है, जबकि बसंती, अफसोस की बात है, केवल 7वीं तक ही पढ़ सकी। एक दिन बसंती अपनी पुरानी किताबों में खोई हुई थी। तभी शिवा आकर बोली, अरे बसंती, क्या कर रही है? चलो सरोवर की ओर चलते हैं। बसंती ने उत्तर दिया, नहीं शिवा, अभी नहीं जा सकती, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। शिवा ने उसे मनाने की कोशिश की, चलना थोड़ी देर के लिए, और ये पुरानी किताबें क्यों देख रही है? अब तो तुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ता, तेरे लिए तो अच्छा है, न परीक्षा का झंझट, न कम नंबर पर डांट खाने का डर। बसंती ने गहरी सांस ली और कहा, तू जानती है मुझे पढ़ने का कितना शौक था, पर छोड़, तू ये सब नहीं समझेगी। फिर अचानक उसने पूछा, तू बार बार सरोवर जाने की जिद क्यों कर रही है? कोई खास बात है?
शिवा अपनी नजरें झुका लेती है। बसंती ने तुरंत भांप लिया, कुछ तो है, नहीं तो तू यूं बार बार सरोवर जाने की जिद नहीं करती। शिवा थोड़ी झिझकते हुए बोली, हाँ, सुरेश गांव आया हुआ है कुछ दिनों के लिए। बसंती मुस्कुराई, तो ये बात है, सीधे सीधे कह देते कि सुरेश से मिलने जाना है। ठीक है, रुक, मैं माँ को बताकर आती हूँ कि हम लोग सरोवर जा रहे हैं। इसी बीच हरि अपने मामा के घर पहुंचता है। मामी हरि को देखकर बेहद प्रसन्न होती है, क्योंकि उनकी सिर्फ 2 बेटियां हैं और वह हरि को अपने बेटे के समान मानती है। वे जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाने लगती है और पूछती है, गांव में सब कैसा है? तेरी माँ पार्वती कैसी है? हरि ने उत्तर दिया, सब ठीक है मामी, बस माँ की खांसी नहीं रुक रही है। मामी चिंतित होकर बोली, डॉक्टर को दिखाया या नहीं? हरि ने कहा, हाँ मामी, कई बार ले गए हैं, लेकिन वो मानती ही नहीं है। तभी मामा बाहर से आते हैं और हरि को देखकर खुश हो जाते हैं। हरि ने पूछा, मामा जी कहाँ थे? मामा ने कहा, अरे बेटा, पंडित जी ने एक लड़का बताया था कल्पना के लिए, वहीं देखने गए थे। हरि ने उत्सुकता से पूछा, तो लड़का पसंद आ गया? मामा ने हंसते हुए कहा, नहीं रे, उसकी उम्र कुछ ज्यादा थी और परमानेंट नौकरी भी नहीं है, तो बता कैसे आना हुआ? हमारी बहन तो ठीक है ना? हरि पूछता है। उसका मामा चिंतित स्वर में कहता है, उनकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। फिर मामा ने रामचरण के बारे में पूछा। हरि उदासी से जवाब देता है, पिताजी बहुत परेशान है। मामा ने पूछा, क्यों? हरि ने गहरी सांस लेकर कहा, साहूकार बहुत तंग कर रहा है। मामा को स्थिति समझ में आ जाती है और वे धीरे से पूछते हैं, कितना पैसा चाहिए? हरि संकोच से कहता है, 1 लाख रुपए। इस पर मामा थोड़ा गंभीर होते हुए कहते हैं, तो चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा। उधर शंकर अपनी गणित की परीक्षा में पूरे अंक पाकर बेहद प्रसन्न था। वह खुशी खुशी दौड़ते हुए घर पहुंचा और सीधे हीरा मोती से मिलने गया। उसने उत्साहित होकर कहा, हीरा, आज मुझे 10 में से पूरे 10 अंक मिले हैं। मास्टर जी भी बहुत खुश थे, उन्होंने मुझे इनाम में यह शॉल भी दी। हीरा अपने सिर को हिलाता है और गले में बंधी घंटी को जोर से बजा देता है, मानो शंकर की खुशी में शामिल हो। शंकर उसे प्यार से सहलाता है, फिर अपनी माँ पार्वती के पास जाता है और उसे यह खुशखबरी बताता है। पार्वती अपने बेटे की इस उपलब्धि पर गर्व महसूस करती है। दूसरी ओर मामा हरि को बाजार ले जाते हैं। वहां एक दुकान से उसके लिए नए कपड़े खरीदते हैं और फिर बैंक जाते हैं। बैंक से वे 1.5 लाख रुपए नकद निकालते हैं और हरि के हाथों में थमाते हैं। मामा ने इसके साथ ही एक डीलर मशीन भी खरीद कर दी। हरि आश्चर्य से पूछता है, मामा ये क्या है? मामा मुस्कुराते हुए समझाते हैं, ये डीलर मशीन है, इससे बीज बोया जाता है। अब तुम्हारे काम में सहूलियत होगी। इस मशीन में एक स्टील का धारदार हिस्सा होता है, जो तैयार की गई जमीन पर हल्का दबाव डालने से एक छोटा गड्ढा बना देता है। जब मशीन को थोड़ा और दबाया जाता है तो बीच में लगे बॉक्स से बीज गिरकर उस गड्ढे में चला जाता है। बीज गिरते ही वह मशीन उसे मिट्टी से ढक देती है। हरि कहता है, समझ गया मामा, ये वाकई बहुत बढ़िया चीज है। मामा कहते हैं, ठीक है, अब तो जा और पैसे का ख्याल रखना। हरि उन्हें प्रणाम कर वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर शिवा और बसंती दोनों सहेलियां तालाब के पास पहुंचकर आधे घंटे से बातें कर रही थी। अचानक बसंती पूछती है, तूने अपनी अम्मा को सुरेश के बारे में कुछ बताया या नहीं? शिवा कहती है, अभी नहीं बताया, पर अब सोच रही हूँ कि बता दूं। बात कर लूंगी जल्दी। बसंती कहती है, हाँ जल्दी बता दे, कहीं देर ना हो जाए। तभी शिवा सुरेश को आते हुए देखती है और उत्साह से कहती है, वो देख, सुरेश आ रहा है। आज मैं उससे जरूर पूछूंगी कि वो हमसे शादी करना चाहता है या नहीं। बसंती सहमति में सिर हिलाती है और कहती है, ये तो तेरा सही निर्णय है। जैसे ही सुरेश पास आता है, बसंती हंसकर कहती है, कैसे हो सुरेश भैया? सुरेश जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? बसंती कहती है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं चलती हूँ। शिवा कहती है, नहीं बसंती, तू बस 5 मिनट और बैठ, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बसंती थोड़ी दूर जाकर जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने लगती है। अब शिवा सुरेश से पूछती है, क्यों, इतने दिनों बाद गांव कैसे आना हुआ?
सुरेश जवाब देता है, फैक्ट्री से छुट्टी नहीं मिल रही थी, काम का बहुत दबाव था। शिवा हंसते हुए कहती है, तो अब छुट्टी मिल गई, अब क्या इरादा है? सुरेश थोड़ी हैरानी से पूछता है, कैसा इरादा? शिवा मुस्कुराते हुए कहती है, हमारे बारे में कुछ सोचा है कि नहीं? कब करोगे शादी की बात? सुरेश गंभीर होकर कहता है, शादी की बात करने के लिए ही तो गांव आया हूं। शिवा थोड़ी शर्माते हुए कहती है, अच्छा तो शादी के बाद हमें शहर घुमाओगे ना? सुरेश हंसते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा। शिवा कहती है, ठीक है अब हम चलते हैं। सुरेश कहता है, इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? शिवा मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जल्दी इसलिए, नहीं तो अम्मा हमें ढूंढ रही होगी। उधर रामचरण साहूकार का सारा कर्ज चुकाने के लिए उसकी हवेली पर पहुंचता है। क्या मामला है, इतनी सुबह सुबह उदास चेहरा लेकर क्यों आया है? साहूकार ने रामचरण से पूछा। रामचरण ने जवाब दिया, मालिक मैं आपका उधार चुकाने आया हूं। साहूकार ने तंज कसते हुए कहा, अरे अचानक इतना पैसा कहां से मिल गया? रामचरण ने कहा, मालिक मैंने कहीं से उधार लिया है। साहूकार ने ठंडी सांस लेकर कहा, ठीक है कितना लाया है? रामचरण ने झिंझकते हुए कहा, 1 लाख रुपए। साहूकार ने सवाल किया, और बाकी 2 लाख का क्या हुआ? रामचरण ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, मालिक फसल बिकने के बाद बाकी भी लौटा दूंगा। साहूकार ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है जा अपना काम कर। रामचरण सीधा बाजार की ओर चल पड़ा। वहां से उसने बचे हुए पैसे से G27 कपास के बीज खरीदे और अपने बेटे हरि को पुकारा, चल बेटा खेत चलते हैं, अब खेत की गुड़ाई करनी है। पिता पुत्र फावड़ों के साथ खेत की गुड़ाई में जुट गए। हरि ने देखा कि बगल में रामदीन एक बड़ी मशीन से मिट्टी पलट रहा था। उत्सुक होकर हरि ने अपने पिता से पूछा, पिताजी ये रामदीन ने कौन सी बड़ी मशीन लाई है? रामचरण ने जवाब दिया, लगता है उसने कहीं से कल्टीवेटर मशीन किराए पर ली है। हरि ने फिर पूछा, इस मशीन का क्या काम होता है? रामचरण ने बताया, ये मशीन मिट्टी को भुरभुरी करती है जिससे बीज बोने में आसानी होती है। लेकिन बेटा अपना काम कर, दूसरों के काम पर ध्यान मत दे। इधर बसंती अपने घर के कामों में व्यस्त थी। वह दूर जंगल से लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी ताकि घर में चूल्हा जल सके। तभी चांदनी नाम की एक औरत जो अक्सर गांव आती जाती रहती थी ने उसे आवाज दी। चांदनी साहूकार की अच्छी दोस्त थी, मध्यम कद की औरत जिसके मुंह में अक्सर पान का बीरा रहता था। उस दिन उसने पीले रंग की चमकदार साड़ी पहन रखी थी, कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगी थी। वह पढ़ी लिखी भले न हो, पर बातों से लोगों को अपनी ओर खींचने में माहिर थी। उसने छेड़ते हुए कहा, अरे बसंती कहाँ यूं इधर उधर घूम रही है? बसंती ने जवाब दिया, कुछ नहीं, लकड़ियां बीन रही हूं। चांदनी ने ठहाका मारते हुए कहा, पगली कब तक ये लकड़ियां बीनती रहेगी? चल मेरे साथ शहर चल, तुझे रानी बना दूंगी। बसंती ने गंभीरता से कहा, नहीं चांदनी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं उन्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब वह कहती है, अरे सहचर मैं तुझे कहीं काम दिला दूंगी, तेरी माँ का इलाज भी हो जाएगा और तेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। इस पर बसंती कहती है, नहीं काकी, इस वक्त मैं नहीं जा सकती, मुझे देर हो रही है, अब मैं चलती हूँ। उधर शंकर सरोवर के पास अपने दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने में मग्न था। आज स्कूल की छुट्टी थी क्योंकि गुरेडी पड़वा का दिन था। उसकी पतंग आसमान की ऊंचाई में सबसे ऊपर उड़ रही थी और उसने उसे रंग बिरंगे कागजों से सजाया था। पतंग के पीछे लहराते कागज के फीतों को देख ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे शंकर अपने रंग बिरंगे सपनों को आसमान की बुलंदियों तक ले जाना चाहता हो। वह रमेश से कहता है, देखो रमेश, मेरी पतंग आज कितनी ऊंची उड़ रही है। रमेश मुस्कुराते हुए कहता है, तेरी पतंग वाकई बढ़िया है। शंकर गर्व से कहता है, आज मुझे कोई छू नहीं सकता। रमेश हंसते हुए कहता है, छू नहीं सकता तो क्या, काट तो सकता हूं। शंकर ने चुनौती दी, अगर हिम्मत है तो काट कर दिखा। रमेश ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी पतंग शंकर की पतंग के पास पहुंचती, शंकर चतुराई से अपनी पतंग को दूर ले जाता और रमेश की पतंग पीछा करते रह जाती। अंत में रमेश हंसते हुए कहता, चल आज तो तू बच गया,
लेकिन एक दिन तेरी पतंग जरूर काटूंगा। शंकर मजाकिया लहजे में कहता है, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, और जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ 3 दिन से खेत की जुताई चल रही थी। अब बीज बोने का समय आ चुका था। रामचरण ने हरि को बीज बोने के निर्देश देते हुए कहा, देख हरि, कोड की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और हर पंक्ति के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी है। हरि ने जवाब दिया, पिताजी आप हाथ से डालो, मैं तो डिबलर से डालूंगा जो मामा ने दिया है। रामचरण ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, उसी से कर। इस बीच मानसून विभाग ने भी घोषणा कर दी थी कि इस बार बारिश समय पर आएगी। हरि उत्साह से कहता है, तब तो पिताजी मजा आ जाएगा। रामचरण ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ, ये सब गणपति जी की कृपा है। आज बाप बेटे दोनों बेहद खुश थे। उनके सारे काम समय पर होते दिखाई दे रहे थे। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने बुआई का काम निपटा लिया। कपास की फसल बोने के बाद अगले 35-40 दिनों तक सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती थी। शाम को जब वे घर पहुंचे तो देखा कि पार्वती की तबीयत और ज्यादा बिगड़ चुकी थी। उसे तेज बुखार था और सीने में तीव्र दर्द हो रहा था। बसंती हड़बड़ाते हुए हकीम काका के पास जाती है। हकीम काका हाथ झाड़ते हुए कहते हैं, अब ये बीमारी मेरे हाथ से बाहर हो चुकी है, इसे किसी सरकारी अस्पताल ले जाओ। बसंती घबराई हुई घर लौटती है और कहती है, पिताजी, हकीम काका कह रहे हैं कि अम्मा को सरकारी अस्पताल ले जाना होगा। पार्वती के मन में एक विचार आता है, अस्पताल का खर्चा कहां से आएगा? वह अचानक उठ खड़ी होती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। पार्वती की जिद पर सभी चुप हो जाते हैं। बसंती गणपति जी के सामने से फूल उठाकर अम्मा के माथे पर रखती है। अगली सुबह शिवा बसंती के घर आती है और पूछती है, बसंती, काकी की तबीयत कैसी है? बसंती आंसू पोंछते हुए कहती है, रात ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही। शिवा उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, तू क्यों रो रही है? अम्मा ठीक हो जाएगी, चिंता मत कर। शिवा उसके घर के कामों में मदद करने लगती है। वह रोटियां बनाते हुए कहती है, चल बसंती, अब तू खा ले, कल से भूखी है, ऐसे कैसे चलेगा? बसंती उदास होकर कहती है, मन नहीं कर रहा। शिवा उसे समझाते हुए कहती है, कैसे मन नहीं करेगा, तुझे खाना होगा, नहीं तो अम्मा को कौन देखेगा? इतने में बसंती देखती है कि मामा चले आ रहे हैं। जैसे ही बसंती ने मामा को देखा, उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आ गई जैसे किसी डूबते हुए इंसान को किनारे का सहारा मिल गया हो। वह बेहद उत्साहित होकर पूछती है, मामा, आप यहाँ कैसे आए? मामा ने गहरी नजरों से जवाब दिया, मैं पार्वती की तबीयत देखने आया हूँ। कैसी है वो? बसंती ने धीरे से कहा, माँ की हालत अच्छी नहीं है। इतने में पार्वती की आंख खुलती है और वह थकी हुई आवाज में कहती है, अरे भैया, तुम? मामा ने चिंतित होकर कहा, बहना, तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है, क्या डॉक्टर को नहीं दिखाया? पार्वती ने कमजोर आवाज में उत्तर दिया, हाँ भैया, बहुत खांसी हो रही है और सीने में भी दर्द है, लेकिन अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया। मामा ने गंभीरता से बसंती की ओर देखा और पूछा, क्यों नहीं दिखाया अब तक? बसंती ने धीमे स्वर में कहा, मामा, हम कितनी बार कह चुके हैं, पर माँ अस्पताल चलने को तैयार ही नहीं हो रही। मामा ने दृढ़ता से कहा, ऐसे नहीं चलेगा, चलो मैं खुद अस्पताल लेकर चलता हूँ। फिर मामा ने टैक्सी बुलवाई। बसंती और पार्वती को लेकर अस्पताल निकल पड़े। करीब 2 घंटे बाद नर्स ने पार्वती का नाम पुकारा। डॉक्टर ने पार्वती को देखा और तुरंत ब्लड टेस्ट और चेस्ट एक्सरे कराने का निर्देश दिया। कुछ ही समय बाद रिपोर्ट आई और पता चला कि पार्वती को टीबी है, वो भी आखिरी स्टेज पर। अब इलाज के सभी विकल्प सीमित हो चुके थे। यह सुनकर मामा के पैरों तले जमीन खिसक गई और बसंती जोर जोर से रोने लगी। वह फूट फूट कर कहने लगी, माँ, अब क्या होगा? मामा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मत घबराओ बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। पार्वती को तुरंत ईटीबी वार्ड में भर्ती करा दिया गया। मामा ने बसंती को घर छोड़ा और रामचरण को भी ढांढस बंधाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं हूं, अगर कोई भी बात हो तो तुरंत बताना, मैं हर हफ्ते पार्वती को देखने आता रहूंगा। रामचरण ने गहरे सम्मान से कहा,
भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो हम क्या करते? मामा ने हंसते हुए कहा। सब गणपति जी के हाथ में है, चिंता मत करो। इस तरह एक हफ्ता बीत गया। बसंती अपनी झोपड़ी को गोबर से लीपकर साफ कर रही थी, लेकिन उसका मन बहुत विचलित था। उसे हर चीज सूनी सूनी सी लग रही थी, मानो माँ के बिना घर में कुछ भी सही नहीं है। वो बार बार चारपाई की ओर देखती, जहां उसकी माँ हमेशा बैठा करती थी। तभी उसे रामदीन काका के घर से ढोलक की आवाज सुनाई दी। शिवा की शादी शायद तय हो चुकी थी। बसंती सारे काम समेटकर शिवा से मिलने पहुंचती है और हैरानी से पूछती है, अरे शिवा, शादी तय हो गई और मुझे बताया भी नहीं? शिवा हंसते हुए जवाब देती है, बताने ही तो आई थी उस दिन, पर तुम लोग अम्मा की तबीयत को लेकर परेशान थे। अब काकी कैसी है? बसंती का चेहरा अम्मा का नाम सुनते ही गंभीर हो जाता है। वह धीरे से कहती है, अम्मा की हालत और खराब हो रही है। शिवा चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बसंती दुख भरी आवाज में कहती है, डॉक्टर ने कह दिया है कि अम्मा ज्यादा दिन नहीं बचेंगी। शिवा उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, अरे हिम्मत रख, सब ठीक होगा, मत रो। बसंती अपने आंसू पोंछकर शिवा की खुशी में खुश होने का प्रयास करती है। गांव की औरतें शादी के गीत गा रही थी। माहौल में खुशी का रंग बिखरा हुआ था। उधर शंकर की परीक्षा का परिणाम भी आ गया था। उसने कक्षा 7वीं में प्रथम श्रेणी हासिल की थी। रामचरण गर्व से भरा था कि उसका बेटा पूरे गांव में अव्वल आया है। मिठाई मनाने की तैयारी हो रही थी, हर तरफ खुशी थी, लेकिन बसंती के मन में अम्मा की यादें उमड़ रही थी। वह सोच रही थी, काश अम्मा भी हमारे साथ होती। इस बार मानसून समय पर आ गया था और खेतों में बीज अंकुरित हो चुके थे। रामचरण अपने खेतों की लहलहाती फसल देखकर ऐसे प्रसन्न था, जैसे कोई माँ अपने गर्भ में पल रहे शिशु को प्यार से सहलाते हुए उससे बातें कर रही हो। उसकी आंखों में नई चमक थी और शरीर का हर अंग उस आनंद में झूम रहा था। तभी गांव के पंडिताजी उधर से गुजरे और रामचरण को आवाज दी, अरे रामचरण, सुनो तो जरा। पर रामचरण तो अपने खेतों में इतना मग्न था कि कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। पंडितजी ने फिर जोर से पुकारा, अरे रामचरण भैया। इस बार रामचरण ने ध्यान दिया और पूछा, हाँ पंडित जी, कैसे आना हुआ? पंडितजी मुस्कुराते हुए बोले, अरे भैया, एक खुशखबरी है। तुम्हारी लड़की की फोटो लड़के वालों को पसंद आ गई है। वे लोग अगले हफ्ते आ रहे हैं। ये सुनकर रामचरण उत्साहित हो गया और बोला, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लड़का क्या करता है? पंडिताजी ने बताया, लड़के के पिता के पास 5 एकड़ जमीन है और लड़का बैंक में क्लर्क है। रामचरण खुशी से बोला, यह तो सचमुच बहुत अच्छा है। रामचरण खुशी से भरा अपने घर लौटता है और हरी तथा बसंती को यह शुभ समाचार बताता है। वह कहता है, तुम्हारी अम्मा यहाँ होती तो कितनी खुश होती। बसंती पर बसंती को इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सारा ध्यान उसकी माँ पर लगा हुआ था। उसकी तो फिलहाल शादी में कोई रुचि भी नहीं थी। वह तो अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती थी, लेकिन घर की कमजोर आर्थिक स्थिति ने उसकी इस ख्वाहिश को अधूरा ही छोड़ दिया। अगले दिन रामचरण और बसंती अस्पताल जाते हैं, जहां पार्वती भर्ती थी। अस्पताल के दरवाजे पर कदम रखते ही बसंती का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके मन में डर था कि पता नहीं माँ किस हालत में होगी। कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें छोड़कर चली जाएं। जब उन्होंने पार्वती को देखा तो रामचरण की आंखों में आंसू आ गए। रामचरण पार्वती से बोला, पार्वती, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है? सब मेरी गलती है। मैं अपने परिवार का ख्याल ढंग से नहीं रख पाया। मुझसे माफी मांगने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारा इलाज भी नहीं करा सका। पार्वती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऐसा मत कहिए जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने जितना कर सकते थे किया। कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती। रामचरण ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कल लड़के वाले हमारी बसंती को देखने आ रहे हैं। पार्वती ने यह सुनते ही कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। इस बार किसी भी हाल में मौका हाथ से जाने मत देना। रामचरण ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, लड़का क्या करता है? रामचरण ने बताया, लड़का बैंक में क्लर्क है। पार्वती ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, तो यह बहुत अच्छा है।
उसने बसंती को गले लगाते हुए उसका माथा चूमा और कहा, मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैं कितनी अभागी माँ हूँ जो अपनी बेटी की शादी नहीं देख सकूंगी। ये सुनते ही बसंती का दिल भर आया और वह जोर जोर से रोने लगी। उसकी माँ ने उसे संभालते हुए धैर्य बंधाया। आज वह दिन था जब लड़के वाले आने वाले थे। सुबह से ही रामचरण तैयारियों में जुटा हुआ था। उसने बसंती से कहा, बसंती, घर को ठीक से साफ कर दे और हरी, तू मिठाई ले आ। थोड़ी देर बाद राम प्रसाद, उनका बेटा राकेश और उनकी पत्नी आशा आ गई। रामचरण ने उनका स्वागत किया और सबका हालचाल पूछा। कुछ देर बाद राकेश की माँ आशा ने बसंती को बुलाने के लिए कहा। आज बसंती ने साड़ी पहनी थी जिसे उसने शिवा की मदद से पहना था। आशा को बसंती पा जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हमें तो लड़की पसंद है। फिर वह राकेश की तरफ देखती है और पूछती है, क्यों बेटा, तुम्हें कैसी लगी? राकेश धीरे से उत्तर देता है, अम्मा, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी ठीक है। इसके बाद राम प्रसाद रामचरण से पूछता है, तो रामचरण, तुम कब शादी करना चाहोगे? रामचरण जवाब देता है, जब आप कहें, मगर मैं तो फसल कटाई के बाद ही शादी कर पाऊंगा। रामप्रसाद सहमति में सिर हिलाते हुए कहता है, ठीक है, फिर हम उसी महीने में शादी तय कर लेंगे। रामचरण उत्साहित होकर कहता है, हाँ, मैं पंडित जी से मिलकर तारीख निकलवा लूंगा। आज शगुन के रूप में बसंती को एक साड़ी और 2 सोने के कंगन पहनाए गए। रामचरण की खुशी आज दुगुनी हो गई थी। पार्वती को अस्पताल में भर्ती हुए 3 हफ्ते बीत चुके थे और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। आज बसंती अपने छोटे भाई शंकर के साथ माँ से मिलने अस्पताल गई थी। अम्मा की बिगड़ती हालत देखकर बसंती का दिल टूटने लगा और उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पार्वती ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा, रो मत पगली, जाना तो सबको है, चाहे आज हो या कल। जो जन्म लेता है उसका अंत एक न एक दिन जरूर होता है। यही सृष्टि का नियम है। बसंती सुबकते हुए बोली, माँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी? उसकी माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे, जब ससुराल जाएगी तो वहां की जिम्मेदारियों में सब भूल जाएगी। वैसे भी समय सारे दुख कष्ट भुला देता है। इतने में पार्वती की नजर बसंती के हाथों में पड़े कंगनों पर पड़ी। उसने प्यार से बसंती के हाथों को थामते हुए कहा, ये कंगन तो बहुत सुंदर है, तेरी सास ने पहनाए है ना? बसंती ने हौले से सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, ये मुझे मेरी सास ने दिए हैं। पार्वती ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, मेरी बेटी, शादी के बाद औरत की जिंदगी बदल जाती है। वहां सबका ख्याल रखना, अपने सास ससुर की सेवा करना और पति की छाया बनकर रहना। बसंती की आंखों में फिर से आंसू भर आए और वह अपनी माँ से लिपट गई। पार्वती ने धीरे से कहा, अब तुम लोग जाओ। उसने शंकर से कहा, अपनी बहन का ख्याल रखना। शंकर ने भी अपनी माँ के गले लगते हुए कहा, हाँ अम्मा, तुम हमें छोड़कर कहाँ जाओगी? तुम्हारे बिना वहां तुम्हारा मन नहीं लगेगा। शंकर की बातों पर पार्वती हंसने लगी और कहा, भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करे। अस्पताल से लौटते वक्त रास्ते में बसंती और शंकर की मुलाकात चांदनी से हो जाती है। चांदनी ने चहकते हुए कहा, बसंती, मैंने सुना तेरी शादी तय हो गई है। संकट के बीच शंकर ने अचानक कहा, हाँ, मेरे होने वाले जीजा जी बैंक में काम करते हैं। बसंती ने उसे चुप कराते हुए कहा, हमें जल्दी है, चल शंकर। उसकी आवाज में जल्दबाजी साफ झलक रही थी। बसंती ने अपने कदम और तेज कर दिए और चांदनी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वह किसी शिकार को छोड़ते हुए शिकारी की तरह भाग निकली हो। उसकी आंखों में वह हताशा थी जो हर बार भाग्य के पीछे छूट जाने से होती है। जैसे ही बसंती घर पहुंची, एक व्यक्ति दौड़ता हुआ रामचरण के पास आया और खबर दी कि अस्पताल से फोन आया है। पार्वती अब इस दुनिया में नहीं रही। 3 महीने पूरे हो चुके थे पार्वती के ससुराल जाने के और अब वह नहीं रही। बसंती की दुनिया पूरी तरह से वीरान हो गई थी। अब उसके जीवन में अगर कोई साथी थे तो वे थे हीरा और मोती, जिनसे वह कभी कभी अपने दिल की बातें कर लिया करती थी। रामचरण और हरी दिन रात खेतों में लगे रहते थे। कपास के खेत लहलहा रहे थे और हर जगह सफेद पीले फूलों की बहार थी। वे हवाओं के संग झूमते हुए जैसे अपनी समृद्धि का गान कर रहे थे। रामचरण अपनी नई नवेली दुल्हनिया की तरह अपने खेतों को निहारा करता था। पर जैसे ही एक रात आई,
रामचरण ने महसूस किया कि आकाश में कोई अशुभ संकेत छिपा है। हवाएं कुछ ज्यादा ही तेज हो रही थी, मानो कोई बड़ा संकट आने वाला हो। रामचरण बेचैन हो उठा और हरि से बोला, इतनी तेज हवा क्यों चल रही है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, लगता है कोई तूफान आने वाला है। हरि ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। कुछ नहीं होगा पिताजी, आप चिंता मत करो। लेकिन रामचरण को खेतों की चिंता सता रही थी। वह बोला, नहीं, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है, हम बर्बाद हो जाएंगे। रामचरण जैसे ही खेतों की तरफ दौड़ा, उसने देखा कि हवाएं और तेज हो गई थी। उसने आसमान की तरफ देखते हुए प्रार्थना की, हे भगवान, हम पर दया करो, इस तूफान को रोक लो। तभी बिजली की कड़क सुनाई दी और बादल जोर से गरजने लगे, मानो वे भी उसे चुनौती दे रहे हों। रामचरण ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हवा और भी उग्र हो गई और हीरा मोती का छप्पर उड़ गया। मोती को भी अब लगने लगा था कि अनहोनी पास है। वह अपने पांव जमीन पर पटकर गुस्से में बेकाबू हो जाता है और हीरा बेचैनी से अंबानी की तरह दौड़ने लगता है। पलक झपकते ही हवा बवंडर का रूप ले लेती है, बिना किसी मौसम की पूर्व सूचना के। जोरदार बारिश ने आसमान को घेर लिया, मानो प्रकृति की कोई अप्रत्याशित शक्ति खेतों पर कहर बनकर बरस रही हो। बादलों की गर्जना और बिजली की चमक उस समय ऐसे लग रही थी जैसे आकाश से आग के गोले गिरकर फसलों को जलाने लगे हों। बसंती, शंकर और हरि अपने पिता के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन रामचरण कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह की रोशनी फैलने लगी और अब तक उनके पिता घर नहीं लौटे थे। बसंती का दिल बेचैन हो गया। वह हरि से बोली, हरि, जाकर देख कि पिताजी अभी तक क्यों नहीं आए। हरि खेतों की ओर बढ़ता है और जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके सारे खेत तबाह हो चुके हैं। बस तूफान के बाद बचे हुए कुछ खंडहर से दृश्य बाकी थे। चारों ओर सिर्फ विनाश था और यह दृश्य देखकर हरि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह एक चबूतरे पर बैठकर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई हो। तभी रवि दौड़ते हुए उसके पास आता है और जोर से हरि को झकझोरते हुए कहता है, भैया, अनर्थ हो गया। हरि कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, क्या अनर्थ? तो रवि बोलता है, आपके बाबूजी। हरि के होश उड़ जाते हैं। वह घबराहट में रवि के साथ दौड़ता है। कुछ दूर जाने पर वह देखता है कि एक पेड़ के नीचे भीड़ जमा है। पुलिस भी वहां मौजूद थी। हरि भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं थे। वह जोर से चीख उठता है, पिताजी, आप हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? आपने ऐसा क्यों किया? तूफान को गुजरे 2 महीने हो चुके थे। सभी रिश्तेदार आ जा चुके थे और मामा के दिए पैसे भी खत्म हो गए थे। सरकार ने सहायता का वादा किया था, लेकिन सरकारी प्रक्रियाओं में समय लग रहा था। घर में 3 अनाथ बच्चे थे और साहूकार रोज दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। हरि और बसंती के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हरि ने आखिरकार बसंती से कहा, बसंती, मैं शहर जाकर काम ढूंढूंगा, यही एकमात्र रास्ता बचा है। हरि ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कब तक हम मामा के सामने हाथ फैलाते रहेंगे? बसंती ने सहमति में सिर हिलाया, तुम सही कह रहे हो। हरि ने शहर जाने की तैयारियां शुरू कर दी। तभी पंडित जी आ गए। हरि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, पंडित जी, इस समय कैसे आना हुआ? पंडित जी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ बोले, बेटा, बात कहने में संकोच हो रहा है। हरि ने आग्रह किया, कहिए पंडित जी, कुछ मत छुपाइए। पंडित जी ने धीरे से कहा, राम प्रसाद जी अब तुम्हारे घर से रिश्ता जोड़ने को इच्छुक नहीं है। उन्होंने अपने सोने के कंगन वापस मांगे हैं। हरि ने शांत स्वर में कहा, हाँ, इसका तो अंदाजा था, हम पहले से ही तैयार थे। उसने बसंती को आवाज दी। बसंती, जो सब कुछ सुन रही थी, बिना किसी सवाल के कंगन उतारकर पंडित जी को दे देती है, लेकिन खुद को संभाल नहीं पाती और अंदर जाकर सिसकियों में डूब जाती है। हरि उसे पास बुलाकर दिलासा देता है, बसंती, हम अनाथ नहीं है, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वह उसे गले लगाकर चुप कराता है। बसंती ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, भैया, हम अब अकेले रह गए हैं, हमारा कोई नहीं बचा। हरि ने मुस्कुराते हुए कहा, पगली, ऐसे नहीं कहते, मैं हूं ना,
सब ठीक कर दूंगा। शंकर का ध्यान रखना, वह अभी बच्चा है। मैं शहर जाता हूँ, कुछ काम ढूंढूंगा। हरी मामा के घर जाकर मजदूरी के लिए चौराहे पर खड़ा हो जाता है। पूरे दिन के इंतजार के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। थक हार कर, निराश होकर वह मामा के घर लौट आता है। मामी उसे सांत्वना देती है, परेशान मत हो बेटा, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल जरूर मिलेगा। चलो अब कुछ खा लो। उधर बसंती सांझ के भोजन की तैयारी कर रही थी, तभी साहूकार आ धमका। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम्हारा भैया कहाँ है? बसंती ने विनम्रता से जवाब दिया, वह तो काम की तलाश में शहर गए हैं। साहूकार ने कड़े शब्दों में कहा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिता ने मुझसे कर्ज लिया था, मुझे 1 हफ्ते में अपना पूरा पैसा चाहिए। बसंती ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हमें मालूम है, लेकिन तूफान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, हमारे पिताजी भी नहीं रहे। साहूकार ने कठोरता से कहा, इन बातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे मेरा पैसा चाहिए और वो भी समय पर। बसंती इस बात से व्याकुल हो उठी, अब क्या होगा, भैया अकेले कैसे सब संभालेंगे? ये सोचते हुए वह चूल्हे में आग लगाती है और एक हाथ से खाना बनाती है, जबकि दूसरे हाथ से अपने आंसू पोंछती है। इतने में शंकर वहां आ जाता है। दीदी, तुम रो क्यों रही हो? शंकर ने मासूमियत से पूछा। बसंती ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं रे, मैं कहाँ रो रही हूँ। बसंती जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चलो खाना खा लो, बहुत देर हो गई है। दोनों भाई बहन खुले आसमान के नीचे बैठकर भोजन कर रहे थे। तभी चांदनी वहां आ गई। उसने गहरी सहानुभूति के साथ कहा, तुम्हारे बाबूजी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। सुना है तुम लोगों पर साहूकार का भारी कर्ज भी है? बसंती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ भैया, शहर गए हैं, कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। चांदनी ठंडी सांस लेकर बोली, काम मिल भी गया तो क्या, उससे कर्ज थोड़ी चुक जाएगा, उसे तो तुम लोग बस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाओगे। बसंती, मेरी बात मान, चल मेरे साथ मुंबई, वहां साहूकार तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर देंगे और ऊपर से 2 लाख रुपए भी देंगे। मैं तुम्हें वहां अच्छी नौकरी दिला दूंगी, जिससे तुम अपने भाई की भी मदद कर सकोगी। बसंती एकदम चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह कभी शंकर को देखती तो कभी हीरा और मोती को। चांदनी ने जाते जाते कहा, सोच लो, मैं कल फिर आऊंगी। बसंती रात भर करवटें बदलती रही। उसके कानों में चांदनी की बातें गूंजती रही। साहूकार का कर्ज माफ हो जाएगा और बदले में 2 लाख रुपए भी मिलेंगे। ये विचार उसे कचोटता रहा। अगली सुबह हरी फिर उसी चौराहे पर खड़ा हो गया, जहां हर रोज मजदूर खड़े होते थे। धीरे धीरे सारे मजदूर काम पर चले गए, लेकिन हरी अभी भी खड़ा था। तभी एक आदमी आया और पूछने लगा, तुम मजदूर हो? हरी ने कहा, हाँ साहब। आदमी बोला, मेरे साथ चलोगे? बस 2 घंटे का काम है, गोदाम साफ करना है। हरी ने कहा, ठीक है साहब, जो भी आप देंगे ले लूंगा। उधर बसंती जंगल से लकड़ियां बटोर कर लौट रही थी। उसने टूटे हुए टहनियों का गट्ठर बनाया और सिर पर बांधकर घर लाई। शंकर, जो पास ही खेल रहा था, उसे देखकर दौड़ा और उसकी मदद करने लगा। लकड़ियों का बंडल उतारने में सहायता करते हुए शंकर ने मासूमियत से पूछा, दीदी एक बात पूछूं? बसंती मुस्कुराते हुए बोली, पूछो शंकर। शंकर ने उदासी से कहा, अब मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा ना दीदी? बसंती ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम जरूर जाओगे। लेकिन उसके मन में चिंता गहराने लगी कि अब शंकर की पढ़ाई का खर्च कहां से आएगा। वह नहीं चाहती थी कि शंकर की पढ़ाई अधूरी रह जाए, जैसे उसकी रह गई थी। उसने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। बसंती ने मन ही मन ठान लिया था कि शंकर को वह जरूर पढ़ाएगी। उसे एक शिक्षित किसान बनाएगी, जो न सिर्फ खेती में दक्ष हो, बल्कि गांव वालों को आधुनिक तकनीक और खेती के नए तरीकों से अवगत कराए। मगर आज बसंती दिन भर बेचैन थी। वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रही थी कि आखिर वह क्या करे। एक ओर शंकर की पढ़ाई थी, दूसरी ओर साहूकार का भारी कर्ज था, जो बार बार उसे ऐसे विचारों में धकेल देता जो वह सोच भी नहीं सकती थी। उसके मन में बस एक ही विचार घूम रहा था, अगर वह शहर चली जाए और चांदनी के साथ काम करे तो साहूकार कर्जा माफ कर देगा और ऊपर से 2 लाख रुपए भी देगा। लेकिन क्या यह सही होगा? उधर शंकर, आज उसे पतंग उड़ाने का भी मन नहीं हो रहा था।
उसने अपने पतंग को रमेश को दे दिया और उदास मन से सोचने लगा कि आगे क्या होगा। माँ की यादें उसे फिर से घेरने लगी। शंकर बुदबुदाया, अम्मा तू क्यों चली गई? तुझे तो हमारे साथ रहना था। उसकी आवाज भर्राने लगी थी। पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए और अब हम पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। ये कहते हुए शंकर मोती के गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। मोती उसके दुख को समझते हुए कुछ कह नहीं पाया, बस उसका सिर हिलाता रहा। उस सिर हिलाने का मतलब क्या था, हाँ या नहीं, शंकर को समझ नहीं आया। इधर हरि का आज काम पर पहला दिन था। शाम को वह घर लौटा और सीधा बसंती को फोन लगाया। प्रदीप नाम का एक लड़का मोबाइल लेकर बसंती के पास आया और बोला, तुम्हारे भैया का फोन है? बसंती ने तुरंत मोबाइल उसके हाथ से छीन लिया और जल्दी से कहा, हाँ भैया, तुम ठीक हो ना? हरि ने जवाब दिया, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू कैसी है? बसंती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं भी ठीक हूँ। कुछ काम मिला? हरि ने शांत स्वर में कहा, हाँ आज एक छोटा काम मिला था। तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शंकर क्या कर रहा है? बसंती ने जवाब दिया, वो हीरा और मोती के पास है। हरि ने कहा, अच्छा ठीक है, तू अपना ध्यान रखना। बसंती कुछ पूछना चाहती थी लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसके मन में विचार चल रहा था, क्या मैं चांदनी के साथ शहर जाकर काम कर सकती हूँ? आजकल तो लड़कियां भी काम करती हैं। अगर मैं भी काम करके भैया की मदद कर दूं तो इसमें क्या बुराई है? साहूकार का कर्जा खत्म हो जाएगा और शंकर अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकेगा। रात भर यही सोचते सोचते बसंती ने एक निर्णय लिया। अगले दिन वह साहूकार से मिलने जाएगी। सुबह होते ही उसने शंकर को नाश्ता कराया और फिर साहूकार के घर जाने के लिए तैयार होने लगी। शंकर ने उसे जाते हुए देखा और पूछा, दीदी कहाँ जा रही हो? बसंती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तेरी पढ़ाई का इंतजाम करने। शंकर की आंखों में चमक आ गई। सच? अब मैं फिर से स्कूल जा पाऊंगा? बसंती ने बड़े प्यार से शंकर के माथे को चूमते हुए कहा, हाँ मेरा प्यारा भाई स्कूल जरूर जाएगा और एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इसके बाद वह हीरा मोदी के सामने उसका जिक्र करते हुए बोली, शंकर मैं अभी वापस आती हूँ। उसके दिल में उम्मीदें उभर रही थी। कदम तेजी से साहूकार के घर की ओर बढ़ते हुए उसकी आंखों में कई सपने थे जो जैसे किसी बहते जल के प्रवाह की तरह थे। बसंती को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके दुखों की आखिरी दस्तक आ गई है। उसे आशा थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी कल्पनाओं में शंकर बड़ा हो चुका था, अपने समाज को शिक्षित कर रहा था, किसानों को राह दिखा रहा था। बसंती अपनी सोच में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि वह साहूकार के घर पहुंच चुकी थी। बाहर खड़े लठैतों ने उसे देखते ही पहचान लिया कि एक नई शिकार आई है। उन्होंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ साहूकार से मिलना है? आओ हम तुम्हें अभी उनसे मिलवा देते हैं। अंदर जाते ही उन्होंने साहूकार से कहा, सरकार बसंती आपसे मिलना चाहती है। बसंती को वहां पहुंचते ही चांदनी दिखाई दी। उसे देखकर बसंती की खुशी छलक पड़ी, मानो लंबी प्रतीक्षा के बाद उसे सफलता मिल गई हो। चांदनी ने बात घुमाते हुए कहा, अरे बसंती क्या हुआ बेटा, इतनी सुबह कैसे आना हुआ? बसंती ने तुरंत जवाब दिया, आपने कहा था ना कि मुझे शहर में काम दिलवाएंगी। चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैंने वही कहा था। तो क्या तुम तैयार हो? बसंती ने पूरे विश्वास के साथ कहा, हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर साहूकार हमारे कर्ज माफ कर दे तो? बसंती ने कहा, हाँ क्यों नहीं, कर्ज भी माफ हो जाएगा और रुपए 2 लाख भी मिल जाएंगे। चांदनी नजरें चुराते हुए साहूकार की तरफ देखती है और इशारों में कुछ कहती है। साहूकार सहमति में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ बसंती, चांदनी सही कह रही है। मैं तुरंत तेरे दस्तावेज तैयार करवा देता हूँ। अब कोई कर्ज नहीं रहेगा। शंकर कागज लेकर आता है और रुपए 2 लाख भी। वह कहता है, सब हिसाब किताब पूरा हो गया है। बसंती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह चांदनी से कहती है, मैं यह पैसे ग्रामीण बैंक में जमा करवा देती हूँ, फिर आपके साथ चलूंगी। चांदनी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा अपना काम निपटा लो, कोई जल्दी नहीं है। बसंती की चिंताएं फिर भी बनी हुई थी। उसने कहा, मुझे थोड़ी परेशानी है। मैं जब शहर जाऊंगी तो शंकर और हीरा मोती का क्या होगा?
चांदनी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, शंकर को हम तुम्हारे मामा के घर छोड़ देंगे और हीरा मोती साहूकार के यहाँ रहेंगे। जब तक तुम्हारा भैया वापस नहीं आता तब तक सब ठीक रहेगा। बसंती ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। चांदनी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, 2 बजे की बस है मुंबई के लिए, तब तक सारा काम निपटा लेना। बसंती ने सिर हिलाया और सीधे बैंक की ओर चल पड़ी। वह अपने पिता रामचरण के खाते में पैसे जमा करवाना चाहती थी। उसने बैंक कर्मी से कहा, भैया, मेरे पिताजी अब नहीं रहे, ये पैसा मेरे भाई हरि को मिल जाएगा। बैंक कर्मी ने जवाब दिया, हाँ, नॉमिनी में हरि का नाम है, तुम बस अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवा दो। बसंती ने कहा, वह तो हरि ही जमा करवा पाएंगे। बैंक कर्मी ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, तुम पैसा जमा कर सकती हो, बाद में हरि से कहना कि वह मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आए। बसंती ने कहा, ठीक है। वह घर लौट आई और शंकर को जल्दी जल्दी खाना खिलाने लगी। फिर वह मामा के घर फोन मिलाने गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा फोन मिलाया, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। दुर्भाग्य जैसे उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर आकर उसने शंकर को सारी बात बताई। शंकर ने उदास होकर कहा, दीदी, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। बसंती ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे भैया, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि तुम पढ़ लिख कर माँ और पिताजी का सपना पूरा कर सको। शंकर रोते हुए बसंती से लिपट जाता है और कहता, दीदी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, तुम मत जाओ। बसंती उसे दिलासा देते हुए कहती, नहीं भाई, रोते नहीं है, साहूकार ने कहा है कि वह तुम्हें मामा के घर छोड़ देगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब मुझे जाना होगा, समय हो रहा है। शंकर फिर भी नहीं मानता और बोला, दीदी मत जाओ। इतने में चांदनी आकर कहती है, बसंती, तैयार हो ना? बसंती ने उदास स्वर में कहा, हाँ, लेकिन शंकर को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? चांदनी ने शंकर को समझाने की कोशिश की और अंत में वह किसी तरह राजी हुआ। फिर वह बसंती को लेकर वहां से चल पड़ी। 5 घंटे बाद बसंती मुंबई पहुंच गई। मुंबई की विशाल इमारतें देखकर उसकी आंखों में आश्चर्य झलकने लगा। उसने चांदनी से कहा, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी इमारतें हैं। चांदनी ने मुस्कुराते हुए पूछा, मुंबई कैसी लगी? बसंती ने खुशी से कहा, बहुत अच्छी है। परंतु बस से उतरते ही चांदनी उसे एक संकरी और अंधेरी गली में ले जाती है। वहां की दुर्गंध और अजीब अजीब नजरें उसे घूरने लगती है। परेशान होकर बसंती ने पूछा, ये कौन सी जगह है? ये तो बहुत गंदी लग रही है। चांदनी हंसते हुए कहती है, जगह को मत देखो, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और तुम्हारा ध्यान रखेंगे। बसंती को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी एक भयावह मोड़ लेने वाली थी, एक ऐसा दलदल जिसमें वह फंसने जा रही थी और कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। दरअसल चांदनी उसे यहाँ काम दिलाने नहीं, बल्कि उसे बेचने के लिए लाई थी। वह एक दलाल चुन्नीलाल से मिलती है और बसंती को मोटी रकम के बदले उसके हवाले कर देती है। बसंती अब सच्चाई समझ जाती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह रो रो कर गिड़गिड़ाती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर अब उसकी सुनने वाला कोई नहीं था।